जी इंशाल्लाह उम्मीद है ये आखिरी पार्ट हमारा रिवीजन क्लास का है और अभी चलते चलते सफ़र हमारा 23 पे पहुंच चुका है और 23 के अंदर प्लीज़ बेटा बस कर दें यार, इतना टाइम नहीं है भाई मेरे। आप लोगों को शुगल सूझ रहा है, मेरा भी काम रहता है, एक क्लास अभी पढ़ानी है, फिर सुबह सीएमए वालों की आखिरी क्लास है, सीएमए वालों की क्लास के बाद बस चुप करो। अब मुझे जहन में रहा मैं किस लिए इस तरफ आया हूँ, मैंने क्या फाइल ओपन करनी थी। हाँ, रिवीजन प्लान, प्लीज़ अब कोई ना बोले, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने अगेन आपको IAS 23 के लिए भी इम्पॉर्टेंट बता दिया है कि एग्जाम्पल 1 समेत आपने ये दोनों करने हैं पेज 49 पे, एग्जाम्पल LO6 पेज 53 पे है, एग्जाम्पल 8 और 9 उसके साथ करनी है, 7 और 8 करने अलॉन्ग विद एग्जाम्पल 10 ऑन पेज 55। उसके बाद कुछ सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है इससे। ये ऐसा टॉपिक होगा कि जब भी आप रिवाइज करने बैठेंगे इंशाल्लाह 2 घंटे में, लेकिन मोबाइल लेस होकर पढ़ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको एक नज़र डाल लेते हैं। मैंने आपको सारा पढ़ाया भी हुआ है। चुप 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 चुप, पता लगे घरों कॉल हो मैं काट देती है देखे बगैर, मेरे को कटिया भी नहीं जा रहा है फ़ोन। अच्छा जी, ये इम्पॉर्टेंट एरिया था MCQ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ा हुआ हमने, एग्जाम्पल्स भी ये कर ली थी, ठीक है जी। हाँ, ये एक चीज़ पेंडिंग है हमारी, ये पेंडिंग है। मैंने असल में मैं नोट करता हूँ चीज़ें, लेकिन वो पेज बच्चों को भी दे देता होता हूँ। खैर वो पता नहीं, वो मैं हाथ से लिखता रहा और फिर वो नोट लिखने का टाइम नहीं था, वो चीज़ें वाला टॉपिक वाइज हैं सामने मेरे। ये मैंने रिवीजन प्लान में डाली हुई हैं चीज़ें, वो आपको पहले से भेज दिया। तो रिवीजन प्लान बनाते हुए फिर मैं सफ़े पे लिख लिया था कि ये रहता है, लेकिन वो सफ़ा फिर पता नहीं कहाँ गया। तो खैर दिमाग में थी चीज़ें। भाई खामोश हो जाए जी, भाई प्लीज़ यार बस कर दें यार, बस कर दें यार, जेड़ा रह गया मेरे नकद ले ले यार, बस कर दे हूँ, बस कर दे यार। अच्छा सुने, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड्स ओनली दोस एक्सपेंडिचर दैट हैव रिजल्टेड इन पेमेंट्स ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स। कहता है जो एक्सपेंडिचर हम नहीं लेते थे, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, लोन रिसीव्ड और फिर पेमेंट, वो कंस्ट्रक्शन पेमेंट जो है बेसिकली उसकी बात कर रहा है। एक्सपेंडिचर क्या है? कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स। तो अगर कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई है तो ये एक्सपेंडिचर है, हमें भी पता है यही एक्सपेंडिचर होता है, इसीलिए तो हम फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट लेते थे एक्सपेंडिचर। लेकिन कह रहा है कि वो सिर्फ क्या होंगी, जो पेमेंट्स हों कैश में या अदर एसेट्स की फॉर्म में, इन काइंड भी हो सकता है। एनीवेज, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करते हैं हम, मैंने अब उतार देना ये हुआ है, एक्सपेंडिचर को हम रिड्यूस करते हैं कोई प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हो जाए या ग्रांट रिसीव हो जाए उसी एसेट से रिलेटेड। मतलब क्या? मतलब ये एग्जांपल समझाएगी। मतलब आप, Zeal Limited is building a dam for government. The project will take 10 साल। On 1 फरवरी 11 ZL used 100 million from pool of general loan with capitalization rate of 12% for expenditure incurred on the same date for payment to subcontractor who started work immediately। अब निकालना क्या है? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, यूज किया है जनरल लोन। ओए होए 42 था कभी, ये वक्त से भी हम गुजरे थे, कैसा पहाड़ सा लगता था कि पता नहीं अभी तो इस चैप्टर 2 पे हैं, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे मंजिल पे। अल्लाह ने पहुंचा भी दिया। अब बस असल मंजिल तो यही है, जैसे वो मैंने अर्ज़ किया ना, भाई कहते थे बस लतीफ़ा ये है कि उस्ताद सड़क की तरह होता है। मैंने उस दिन भी आखिरी क्लास में FR 2 वालों को कहा था, तो वो अपनी जगह भी रहता है, आने वाले चलते हैं गुजरते हैं, मंजिल पे भी पहुँचते हैं। तो आपने बस मंजिल पे पहुँचना है, ठीक है, ताकि 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 आपकी मेरी मेहनत सबकी मेहनत ज़ाया ना हो। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन हमने लेना है। अब जनरल लोन पर इंटरेस्ट तो हम निकालने ही लगे थे। जनरल लोन 100 मिलियन आपने यूज़ किया है और कैपिटलाइजेशन रेट उन्होंने कहा जी 12% है। अब किस दिन ये पेमेंट की है? 1 फरवरी को, और 10 साल लगने हैं, तो मतलब इस साल तो काम चलते ही रहा होगा। वो 31 दिसंबर 11 पे कह रहा है, तो हमने कहा इसका मतलब कितने मंथ्स बनते हैं?
चेक कर लो, सवाल ओपन कर लो, कोई मसला नहीं है। सफ़ा नंबर 55 है। आखिरी कुछ सातें हैं जिनको आधा पौना घंटा आप थोड़ा कीमती बना लें मेरे साथ मिलके। सफ़ा ही नहीं खोला किसी ने कोई नहीं, जाते जाते भागते चोर की लंगोटी मैंने पकड़ी है, मुझे बस जाते जाते ये आधा घंटा दे दो। जी बेटा, कंस्ट्रक्शन उस्ताद की तसल्ली कभी भी नहीं होती, ये तो बस दिल पे पत्थर रख के मैंने आपको रुखसत करना है। वरना मेरा तो दिल होता कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, लेकिन एक लिमिट है ना हर चीज़ की बेटा। बाकी आपने मेहनत करनी है और तवक्कल अल्लाह पे रखना है, दुआ करते रहना है। अच्छा जी, 1 फरवरी को ये निकाल लिए पैसे और आगे पे कर दिए, ठीक है। क्यों आखिरी लम्हों में तुमने जो है वो डांट खानी है मुझसे। ये मेरा गोल्डन पौना घंटा चल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें आपने बिल्कुल चुप करके बैठ, पिन ड्रॉप साइलेंस अब दिखाना है, ठीक है। देखता हूँ मैं फिर कितने वफादार हो अब तुम। आखिरी लम्हे में आके मैंने कुछ डिमांड कर लिया, देखते हैं। देखा, नज़र आ गया ना आपको। हाँ चलें, 1 फरवरी से 31 दिसंबर तक बनता था 11 महीने। अब 2 तरीके हैं इस काम को करने के, मैंने पूरा लिख लिया। ये कितना बताओ, कितना बना? 11। लेकिन वो कहता है 1 जुलाई पे फेडरल गवर्नमेंट ने पहली प्रोग्रेस पेमेंट कर दी। अब प्रोग्रेस पेमेंट की है हमने, इकट्ठे 100 जमा करा दिए थे निकाल के जनरल लोन में से। अब गवर्नमेंट ने 30 दे दिए, तो वो कहाँ करने हैं वापस? ओडी अकाउंट क्या होता है? वो तो रनिंग फाइनेंस होता है, पैसे निकाले पैसे डाल देते हैं, वो बैलेंस कम हो जाता है, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। हम कहेंगे जी इसका मतलब जिस दिन गवर्नमेंट ने 30 मिलियन दिए, वैसे ये सवाल में लिखता है, बाकायदा लिखता है। एक सवाल आई थिंक मंडे लिमिटेड में हमने देखा था, शायद गवर्नमेंट ग्रांट आई थी, या हड़प्पा वाले में होगी, आप घर पे करोगे तो उसमें उसने कहा है गवर्नमेंट ग्रांट के पैसे रिसीव नहीं, ये था मेसोपोटामिया में हुआ था, मुझे याद आ गया कि उसने कहा था गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव हुई है उसको आपने ओडी पे करने के लिए यूज़ करना है। अब ये जब आपकी रिवीजन होती है ना, पूरा टॉपिक सारे टॉपिक आते हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने, इसलिए कहता हूँ कोशिश करनी। बहुत बड़ा टॉपिक हो नहीं होता एक दिन में, खैर है 2 में भी हो सकता है, लेकिन अटमोस्ट कोशिश ये करनी है एक सिटिंग में एक सवाल हो ताकि सारी चीज़ें सामने आ जाए, ठीक है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक हो तो नहीं भी हो पाता कभी कभी, चलो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। खैर, तो उसमें ये था कि जनरल लोन की रीपेमेंट कर दिया इस ग्रांट के पैसे से, तो हमने फिर उतना इंटरेस्ट माइनस कर लिया था जनरल लोन में से। करोगे याद आ जाएगा। खैर, ना भी याद आए तो यूँ समझो एक अलग टॉपिक है, ये नहीं किया हुआ इस काम को कभी, पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। यूँ समझ के समझो, आराम से आ जाएगा समझ में। 1 जुलाई को गवर्नमेंट ने 30 मिलियन दे दिया, तो 1 जुलाई को जो 30 मिलियन आया है ये प्रोग्रेस पेमेंट हो गई। अब अगर ये प्रोग्रेस पेमेंट हुई है तो हमने प्रोग्रेस पेमेंट वाले 30 रुपये को कहाँ फेंकना है? पेमेंट तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो हमने जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने का इंटरेस्ट समझो अब सेव कर लिया, क्योंकि हमने इस दिन बैंक में ये पैसे वापस जमा करा देने हैं, यूँ समझ लें, क्योंकि हमने जनरल लोन में से 100 मिलियन निकाला था और उसको उसी दिन पे कर दिया था सब कॉन्ट्रैक्टर को जो वर्क स्टार्ट कर चुका है इमीडिएटली, तो पैसे एडवांस में उसको दिए। अब कुछ प्रोग्रेस पेमेंट गवर्नमेंट थोड़े थोड़े करके पैसे देती, थोड़े से पैसे आ गए हैं, कहीं लिखा हो ये पैसे दोबारा हमने इस्तेमाल किए? ये तो उल्टा क्या हुआ है, गवर्नमेंट से रिसीट हुई है जो हमने पैसे खर्च लिए थे। अब जनरल लोन है ना, तो वो तो कहीं और यूज़ हो सकता था, तो जब वो पैसे इधर यूज़ किए हुए थे, जब पैसे आ गए तो उसको घटाओ, ठीक है। आप कहो जी नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, आप कहते हो जी हमने ये पैसे कहीं लिखा ही नहीं हुआ बैंक में वापस जमा कराए हैं उस ओडी अकाउंट में, तो आपके पास तो आ गए ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था ना, वो 30 मिलियन अब आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो जो पहले आपके पास नहीं रहा था 100 मिलियन निकलने की वजह से, तो कर दो इसको इंटरेस्ट सेविंग के तौर पे माइनस। एक और तरीका बताता हूँ इसको करने का, फिलहाल छोड़ो, फिलहाल इसका आंसर बताओ। 1.8। उसके बाद गवर्नमेंट खुश हो गई और उसने खुश होकर कहा तुमने लोकल्स को नौकरी दी है, हम 10 मिलियन तुम्हें और देते हैं। अब इसके अगेंस्ट तो वैसे ही कोई काम नहीं करना। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी लो तो भी इंटरेस्ट सेविंग बनती है, नहीं तो यही समझ लो कि जनरल लोन यूज़ किया था उसी की पेमेंट वापस कर दी। दोनों तरह से आपको अब ये पैसे समझो आपके पास आ गए ना, इसको आपने बैंक में वापस जमा करा दिया तो बैंक को इंटरेस्ट इस 10 मिलियन पे अब नहीं देना पड़ेगा जो वापस जमा हो गए बैंक में। जो 100 निकाला था 30 जमा हो गया वो इंटरेस्ट नहीं दोगे, 10 जमा हो गया वो इंटरेस्ट दो। आपको नहीं, हमने वापस जमा नहीं कराना, कहीं लिखा हुआ है ना कराओ। जनरल लोन का इंटरेस्ट ऐड किस बेस पे कर रहे होते हो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये पैसा हम इस बिल्डिंग में इस्तेमाल ना करते तो कहीं और कर लेते, तो वो कहीं और करने के लिए पैसा आ गया है ना, तो समझ लो अब वो कहीं और से नहीं लेना पड़ेगा,
अब कहीं और से ये 30-40 नहीं लेना पड़ेगा, करो इस्तेमाल, तो इसको एज अ सेविंग लेना चाहिए, इसी प्रोजेक्ट से मिला ये, ठीक है। खैर, तो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव, ये वाला पॉइंट हमने किया था उस सवाल में। खैर, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई, तो अब ये पैसे समझ लो आपके बच गए, अब बैंक में वापस जमा कराकर इंटरेस्ट सेविंग के तौर पे लो, या कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब ही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते थे, तो वही आप यूं समझ लो कि अब बैंक से मजीद ये पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, जो पहले जमा करा दिए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें से पैसे आगे चलो अब ये इधर रख लो, इससे इन्वेंट्री खरीदेंगे, इससे बिल पे करेंगे, इससे जो भी करना है करेंगे, वापस कहीं जाना नहीं पड़ेगा बैंक में, तो ये सेविंग भी तो उसी तरह से आ गई ना। तो ये जैसे मर्जी सेविंग ले लो, सेविंग तो ये बनती है, कब आई है, तो बेटा अब बोलो 0.2, तो इंटरेस्ट कितना बना। अच्छा, अब एक और तरीका भी है इसी को करने का, आप कहते हो नहीं जी ऐसे नहीं मज़ा आया, हम ना इसको यूं करना चाहेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस हम निकालेंगे, रीपेमेंट स्केड्यूल सब बना लेते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, आप कहते हो जी हम ना जनरल लोन का यूं करके एक स्केड्यूल बनाएंगे, और हम कहेंगे कि जी हमने जनरल लोन यूज़ किया 100 मिलियन, किस दिन यूज़ किया, यकम फरवरी को, ठीक है। लेकिन कुछ फंड्स मैं लिख देता हूँ, फंड्स में आप गवर्नमेंट ग्रांट डाल दो, आप उसमें प्रोग्रेस पेमेंट डाल दो, कुछ फंड्स आने होते हैं, ठीक है। अब हम यकम फरवरी को ये पैसे निकाल चुके थे, हमारी आदत है यकम फरवरी से 31 दिसंबर तक का सारा इंटरेस्ट क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ, किस दिन प्रोग्रेस पेमेंट आ गई, किस दिन प्रोग्रेस पेमेंट आ गई, यकम जुलाई को। हमने कहा यार यकम जुलाई को ना ऐसा हुआ है कि कुछ पैसे आए, ठीक है, उन पैसों से हमने कितने पैसे आए, 30 आए, तो ये समझो जनरल लोन की रीपेमेंट कर दी, तो इसका मतलब जनरल लोन का अब बैलेंस कितना रह गया, 70। ये यकम जुलाई से ऑनवर्ड्स अब 70 पे इंटरेस्ट देना है, यानी कि पहले 5 महीने हमने इंटरेस्ट दिया 100 पे, अब यकम जुलाई से ऑनवर्ड्स आगे कोई गड़बड़ ना हुई तो फिर 6 महीने हम 70 पे इंटरेस्ट देंगे। लेकिन एक और गड़बड़ क्या हुई, यकम नवंबर है, कब आई है ग्रांट, यकम एक को गालसी यार, 31 अक्टूबर को कितने पैसे आ गए गवर्नमेंट से ग्रांट के तौर पे 10, तो ये भी आपने लोन को कम कर लिया, और अब कितने रह गए 60, तो ये अब 31 तक चलेंगे। अब ये फंड ना बनाओ बेशक, चलो छोड़ो, ये ऐसे ही समझ आ गया। अब देखो, अब हमने कहा जी 100 मिलियन पर 12% के हिसाब से 5 महीने का इंटरेस्ट लो, 70 मिलियन पर 12% के हिसाब से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का इंटरेस्ट लो, और 60 मिलियन पे 12% के हिसाब से 2 बनते हैं, नवंबर दिसंबर 2 नहीं बनते यार, बनने 11 महीने ही हैं, यकम फरवरी को काम शुरू हुआ है, बताओ आंसर 5, 2.8, 0.2, टोटल कितना बनता है 1.2 है। चलो टोटल बता दो मुझे, टोटल 9 होना चाहिए, टोटल कितना था थोड़ी देर पहले 9 था ना, ये 9 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मर्जी कर लो, दोनों तरह से आप चल सकते हो, ठीक है, दोनों वर्किंग्स आपको आनी चाहिए। तो जी बेटा ये हमने कुछ ऐसी ही बात की है, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप देखें ना, स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट करेंगे तो स्पेसिफिक लोन का भी इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक लोन का मसला ये है कि उसका सारा का सारा इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं, तो इसलिए फिर वो सारी की सारी सेविंग भी इनकम के तौर पे ले लेते हैं। ये जनरल लोन है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। बहरहाल तो जनरल लोन में यही तो मसला है ना, जनरल लोन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटलाइज करवाता है। ये हमने बचपन में बात की थी जब ये टॉपिक पढ़ा था, कि जनरल लोन तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, उसका एक रेट है, हम वो पैसे में हाथ डाल के कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, वो पैसा बैंक का हमने इस्तेमाल कर लिया समझो, तो हमें उसका इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना पड़ेगा। वो पैसे अरेंज कहाँ से किए हैं, बैंक से। अब उससे इन्वेंट्री खरीदोगे तो इन्वेंट्री अगर क्वालिफाइंग एसेट है, बना रहे हो तो इंटरेस्ट इन्वेंट्री में ऐड कर दो, उसको बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हो तो उस अरसे का इंटरेस्ट बिल्डिंग में कैपिटलाइज करो, क्योंकि जनरल लोन आपने इधर यूज़ किया है, कहीं और यूज़ अब नहीं कर सकते वो पैसा, वो इधर यूज़ ना करते तो कहीं और हो जाता। अब अगर वो यहाँ पर नहीं भी कह रहा कि
प्रोग्रेस पेमेंट से या इस ग्रांट से आपने जनरल लोन को वापस रीपे किया है, तो जनरल लोन का ऐड होना भी तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे ही था कि ये पैसा जो आपका 100 मिलियन जेब से निकला है अब कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो बैंक से लेकर इधर डाला है तो इंटरेस्ट इधर डाल दो, तो ये पैसा जो 40 आया है ये चाहे आप बैंक में वापस ना कराओ, अपने जेब में डाल लो, तो अब जेब में आ तो गया ना, अब ये कहाँ यूज़ करोगे, बिजनेस के किसी और काम में, तो फिर यहाँ से ऑनवर्ड तो कैपिटलाइजेशन रेट वाला फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होना बनता ही नहीं। ठीक है, समझ आई बात? चलो हाँ बेटा यही तो बात की है यहाँ पे। बाकी अब एक थोड़ा सा गैप ये आ रहा है कि आप क्लास कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से आप अलग से सवाल कर लीजिएगा ताकि बाकियों का टाइम अब ज़ाया ना हो, इन्हें छुट्टी देने दो, ठीक है? क्योंकि ये रिवीजन क्लास है ना, इसमें चीज़ें जो बुनियाद डाली हुई होती हैं बस उसको ऊपर से ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिंग हो रही होती है, तो कोई चीज़ थोड़ी डिफरेंट तरीके से आपने समझी होगी तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से समझाने में समझ आ जाएगी आपको भी, लेकिन इस मोमेंट पे, इस और पे नहीं, इस आर पे इनको जाने दो क्योंकि इन्होंने डांगे काट लेनी है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद डिस्क्लोजर्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल हैं। देखें थोड़े मुश्किल डिस्क्लोजर ये रह गए थे मुझसे, सॉरी, ठीक है? ये डिस्क्लोजर्स में कहता है कि आपने 2 चीज़ें बतानी हैं। IS 23 कहता है एक चीज़, अमाउंट कितनी कैपिटलाइज की, किस रेट को यूज़ करके कैपिटलाइज की, दैट्स इट। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मतलब मसलन आपने PPE का नोट बनाया आज, लेट्स से PPE के नोट में आपको बिल्डिंग खुद बनाते और वो बिल्डिंग, जैसे सवाल आपने IS 23 के साथ मिक्स किए थे PPE के नोट में, बल्कि मेरे ख्याल में मैंने क्लास में एक नोट में, सब नोट में लिख दिया था, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ से आगे नहीं पढ़ा सकाऊंगा, मेरे सामने ये लिखा हुआ नहीं था तो मुझे ये लगा कि ये पेंडिंग है। सुन लो, अब आपने एक एसेट बनाया, उसमें इंटरेस्ट, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली वर्किंग शर्किंग करके आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब वो इंटरेस्ट आपने एसेट में ऐड किया था, कितना इंटरेस्ट ऐड किया है स्टैंडर्ड कहता है ये बता दो, किस रेट पर ऐड किया है स्टैंडर्ड कहता है ये भी बता दो। अब आपने करना क्या है, मसलन PPE का नोट बना रहे थे, मैं मिसाल देता हूँ, PPE के नोट के अंदर चलते चलते ये PPE का नोट बन रहा है, यहाँ एडिशन आ रहा है, एडिशन में बिल्डिंग के अंदर आपने 40 रुपया ऐड किया हुआ है और इसकी वर्किंग बता रही है कि ये 40 रुपए के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह 38 थी, 2 रुपए की बोरिंग कॉस्ट थी। अब यूजर को क्या पता कि ये 40 कैसे बना है, बस स्टैंडर्ड ये चाह रहा है कि सब नोट्स के अंदर जाके 9.4 में आप बताओ कि द कैरिंग द एडिशन इन बिल्डिंग इंक्लूड्स 2 रुपीज 2 मिलियन 2000 जो भी है ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज एट द रेट ऑफ लेट से 12%। बस ये डिस्क्लोजर है। कितना मुश्किल था ना, सॉरी। तो MCQ में तो आ ही सकता है, चलो सवाल आ गया है तो, PPE का नोट आ गया है तो MCQ में यही पूछ ले कि क्या है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट IS 23 की, 4 दे दे, कहे कौन सा एक नहीं है, 4 दे दे और कहे कौन सा एक है, इन दोनों में से कोई एक डाल दे, कौन से 2 हैं इन दोनों को डाल दे, 4 में से 2 आपको सिलेक्ट करने हो तो एक दफा ही तो पढ़ना था। कि मैंने वैसे रिवीजन प्लान में डाला हुआ है कि बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी की है, कैपिटलाइज्ड कितनी ड्यूरिंग द पीरियड, और क्या कैपिटलाइजेशन रेट यूज हुआ, दैट्स इट। ठीक है, सही है। अच्छा जी, इसमें तो मेरे ख्याल में MCQs भी हमने कर लिए थे। ये सवाल वैसे इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा, आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। वो यूरा वाला एक सवाल था करकेड़ा सी, पता नहीं इधर एक्रूवल के लिए, फिर भी अगर किसी को मसला हो, मुझे लगता है ऐसे है, मैंने इसको रिवीजन प्लान में डाला हुआ है ताकि एक्रूवल किसी को भूल रहा हो तो वो इस टॉपिक में आते हुए ये भी कर जाए। तो मैंने नहीं माफ़ी दी आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आखिरी वाले थे, चूहे बिल्ली वाले 3-4 सवाल थे, कहाँ थे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, ये भी सवाल डाला हुआ रिवीजन प्लान में, लेकिन ये वाले ये जंग के दिनों में पढ़ रहे थे ये, चलो तो ये जंग वाले सवाल आपने नहीं छोड़ने, ठीक है। अच्छा, रीसेंट अटेम्प्ट को देख लें। The one and only, the last man, the last soldier standing of, मुझे पता है, मैं बता रहा हूं, वो नाराज ही हो गया जी,
उड़ा दिया आपने इसको भी आपने उड़ाया, इसको भी आपने उड़ाया, इसको भी आपने, पिपरी ने आपको उड़ाया। अच्छा यही रह गया। चलो करो, चलो कर लो। फिर आइए 16 में एक छोटी सी बात रहती है, वो करके फिर आपसे पूछूंगा, कुछ रहता है तो वो भी बता दूंगा। कहते हैं हम कभी नहीं बताएंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐसे ऐसे मैंने फिर जूम मीटिंग में नहीं बुलाना आप लोगों को, मुझे बता दें वरना मैंने नहीं बुलाना। अच्छा सुनो भाई, कैलकुलेट करो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को आपने निकालना है। वही इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस सवाल में हुए तो लिखेंगे, आप पर्चे में है वरना नहीं लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेसिफिक लोन लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ जनरल लोन, और कहानी खत्म। कोई सस्पेंशन भी आ सकती है मैक्सिमम, और क्या हो सकता है। तो कहता है ऑन यकम जनवरी 24 लेक कोस्टे लिमिटेड कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन। ये जनाब कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, ये ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हम वो नहीं करना, आप बड़े हो गए, स्पेसिफिक लोन के लिए हम लिखेंगे लोन रिसीव स्टार्टेड फर्स्ट पेमेंट लेटर, यहीं से निशान लगाएंगे पर्चे के ऊपर ही, और ये लाइन है हमारी कमेंसमेंट की और वो सिलेशन की। टाइम नहीं वेस्ट करना, आप बड़े हो गए। मैंने कहा था एक वक्त आएगा छोड़ देंगे, वो वक्त आ जाए सारा सेशन नहीं छोड़ने दिया, आपको याद कराना था ना। लोन रिसीव वर्क स्टार्टेड फर्स्ट पेमेंट लेटर वाला याद करना था ना, अब पर्चे में बस ये करना है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, उसके बाद फर्स्ट पेमेंट, और उसके बाद लोन रिसीव्ड आएगा। चलो खैर, बिलो ब्रेक डाउन पेमेंट्स हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस्ड थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 500 मिलियन कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 16 was obtained on यकम जनवरी। Surplus funds from loan were invested in a saving account at 10% per annum। स्पेसिफिक लोन है या जनरल लोन है? कहां लिखा हुआ स्पेसिफिक? कहां लिखा हुआ स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम? ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। क्या पता पहले से पढ़ा हो, कहीं और भी यूज होता हो। सरप्लस फंड तो धोखा देने के लिए जनरल लोन में भी लिख देता था। सेविंग अकाउंट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो कहा था चुप भी हो तो स्पेसिफिक ले लेना, मैं ये कहूंगा बस, वरना उसको स्पेसिफिक लिखना चाहिए था। नहीं लिखा तो खामोशी केस में हम अज्यूम ही स्पेसिफिक करते हैं, ठीक है। हाँ जी, स्पेसिफिक लोन है ये, वो पता नहीं आगे क्या बहाने बना रहे। आगे कहता है विथड्रॉल्स फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। नाउ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इज जनरल लोन, शॉर्ट टर्म तो होता ही है जनरल भी है। विच कैरीज इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो यूज फॉर, ये वो बात है जो आपको वैसे ही पता है, इज ऑल्सो यूज फॉर, ये ऑल्सो वर्किंग मतलब इन्वेंट्री खरीदनी है, डेटर्स से पैसे आने तक क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट करनी है, बिजली का बिल आ गया पे करना है, तो उन कामों में भी इस्तेमाल होती है ये फाइनेंस फैसिलिटी। इसीलिए तो जनरल लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे हम अगर इसको यूज कर लिया, क्योंकि अगर इसको बिल्डिंग में यूज कर लिया है पैसे को, तो ये इंटरेस्ट जो बैंक को अब देना है, ये इंटरेस्ट अब इसीलिए दे रहे हैं कि ये बिल्डिंग में पैसा इस्तेमाल हो, और ये पैसा अब कहीं और इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। खैर चलें, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू वेयर हाउस अमाउंटिंग टू 300 मिलियन वॉज रिसीव्ड ऑन यकम सितंबर 24। माशाअल्लाह, द रिसीट ऑफ ग्रांट वॉज यूज टू रिड्यूस द यूटिलाइजेशन। चल भाई तेरा काम भी हो गया, उन्हें बोल कर कह दिया है कि गवर्नमेंट ग्रांट को इन्होंने यूज करना है, और यूज करके इन्होंने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को, मैंने तो बहुत जनरल एग्जांपल करवाई है जो हर बार करवाता हूं, जिसमें मैंने इसमें तैयार किया है कि ये ना भी कहे तो क्या करना है, पर ये तो जिंदगी उसने आसान कर दी, ठीक है। अब जब 300, अब पैसे जरा ज्यादा हैं, बस ये फर्क है, जब 300 रुपये आने हैं तो वो 300 रुपये यूज करके हमने रनिंग फाइनेंस को पे कर देना, यानी जो पैसे बैंक से निकाले थे ये पैसे वापस और डाल देने, तो मसला ही हल हो गया। ये तो बहुत आसान केस है, और मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार किया था कि ये ना भी लिखता तो कहता ना गवर्नमेंट ग्रांट इसी से रिलेट कर रही है, तो भी यही करते जो मैंने आपको समझाया था। ओके खैर, ओ लो लड़ाई पै गई, केस हो गए, अदालतां च पहुंच गए, आला डिस्प्यूट अरोज रिगार्डिंग लैंड ओनरशिप राइट्स। हम वेयर हाउस बना रहे थे तो एक बंदा उसने कहा वेयर आर यू कंस्ट्रक्टिंग दिस वेयर हाउस, वेयर, ये तो मेरी जगह है।
हमने कहा नहीं हमारी जगह है। हमने जो है वो बशीर से खरीदी थी, बशीर के पास गए, बशीर ने कहा मैंने जो है वो अहमद से खरीदी थी, अहमद ने कहा मैंने हजरत से, हजरत ने कहा मैंने खुर्शीद से, खुर्शीद ने कहा मैंने वो पीछे कौन बैठा कैमरे के आगे मुझे देख रहा, नहीं रशीद नहीं है वो कौन है, वो आमिर है। और आमिर के पास जब पहुंचे तो वो था ही नहीं। पता लगा भाई आमिर ने भी कहीं और से खरीदी होगी और वो बंदा भी पता नहीं कौन है। लो जी रोड़ा पै गया, केस हो गया। ओके, और फिर वो कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटली हॉल्टेड। अब हॉल्टेड का लफ्ज है, कहीं नहीं सस्पेंशन तो नहीं है, हॉल्ट हुआ है। लाइन के बगैर तो यही कहेंगे। फ्रॉम यकम जून टू, तो क्या हुआ, 1.5 महीना है तो क्या हुआ, 1.5 महीना है तो 1.5 मंथ्स ले लो। लेकिन ये कोई रूटीन है? हर वेयर हाउस जो आसपास बनता है 1.5 महीना उस पर केस चलता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है भी। बिल्डिंग को अच्छे से बनने के लिए, वेयर हाउस मजबूत तैयार हो, इसके लिए 1.5 महीना केस चलना जरूरी है? ऐसा है कुछ नहीं। इसका मतलब ये नॉन रूटीन सस्पेंशन है। अब ये नॉन रूटीन है तो जहां जहां, आज मैंने मंथ्स भी नहीं लिखवाने, देखी जासी, ये नॉन रूटीन सस्पेंशन है। अब जहां जहां ये नजर आएगी वहां वहां हम बटे को जरा दूर से, बल्कि दूर से क्या, आज साथ साथ ही करेंगे, वो जमाना गुजर गया, बड़े हो गए हैं। आज आखिरी दिन में आपको कहूँ आप मंथ्स लिखो और टूणू करो, वो टूणू हो गया, वो आपके दिमाग के अंदर चीजें बैठी हुई हैं। पर्चे में अगर कुछ ना बन पड़े तो टूणू कर लेना। वो इसीलिए होता है कि आप फंस जाएं, चारों शाने चित हो जाएं, तो बुनियाद भी आपके पास हो। पर पर्चे के लिए ये नहीं करना। पर्चे में तो क्या करेंगे, पर्चे में मैं बताता हूं क्या करेंगे। इधर देखो, लोन रिसीव्ड कितने गया, ये लोन रिसीव्ड। अब ये स्पेसिफिक लोन के लिए 3 डेट्स होती हैं, ऐसे ही है। लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट, कौन सी रेलेवेंट लेटर है? तो जनवरी को मिट्टी पाओ। अब आप कहोगे जनवरी में इंटरेस्ट तो आया होगा, तो पीएनएल में जाया होगा, हमारा इससे कोई लेना देना, हमें कौन सा उसने एक्सट्रैक्ट्स का कहा है। जिंदगी आसान, यकम फरवरी से कैपिटलाइजेशन शुरू होनी है। ऐसे ही अगर लोन आया होगा और वेला रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम आई होगी, हमारी बला से पीएनएल में जाएगी, हमें उससे भी लेना देना। यानी हमारे लिए रेलेवेंट डेट ही सवाल में क्या है, यकम फरवरी। जनवरी को कू में डालो, ठीक है, मिट्टी पाओ। अब यकम फरवरी से लो जी माशाल्लाह, उसने कहा वर्क कंप्लीटेड, ये पड़ा है, वर्क कंप्लीटेड ये पड़ा है, ठीक है, वर्क कंप्लीटेड। तो स्पेसिफिक लोन का रूल डिफरेंट होता था, जनरल लोन का डिफरेंट। स्पेसिफिक लोन का होता था कि यकम फरवरी कमेंसमेंट लोगे और 31 दिसंबर कोई रीपे भी नहीं हुआ लोन, लॉन्ग टर्म लोन है, तो 11 के 11 महीने का इंटरेस्ट इसी एसेट में ऐड होगा, 12वें का नहीं, क्योंकि वर्किंग वो काम ही नहीं शुरू हुआ था, बुनियादों में थोड़े इंटरेस्ट फेंकना था, याद है, वो पीएनएल में जाना है। अगली बात, इस अरसे में अगर सरप्लस रहा तो वो सरप्लस की इनकम भी एसेट में से माइनस होगी, लेकिन यकम फरवरी ऑनवर्ड, नॉट यकम जनवरी। गॉट इट? 2 बातें हो गई। तीसरी बात, ये 11 महीने में पूरा जून और आधा जुलाई भी आ रहा है, तो 1.5 महीने इंटरेस्ट एक्सपेंस में से निकलेंगे। हाँ, इनकम डिपेंड करता है कौन से महीनों में फॉल करती है। अगर इनकम इन महीनों से गुजर कर निकली हुई तो 1.5 महीना उसमें से भी माइनस, नहीं तो नहीं। फिर जनरल लोन के लिए तो सुकून है, आप बहरहाल हम तो रिसीट पेमेंट बना लेते होते हैं जरा जल्दी, ठीक है, सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे शायद बच्चे थोड़ा सा परेशान हो, पर कोई बात नहीं, कोई चीज तो पूरे पर्चे में परेशान होने वाली भी होनी चाहिए। इस पूरे पर्चे में कुछ निकला ही नहीं परेशान होने वाला, मैं कहूंगा ये परेशान होने वाली चीज है, कुछ तो हो, वरना आपको वो मजाक कर रहे हैं, वरना बच्चे कहते हैं ये हमारा पेपर नहीं है, हमारा ऐसा नहीं होगा, गंदी बातें करते हैं आगे से। ऑटम मुश्किल होता है, ये होता है, वो होता है, ऑटम में बच्चे पास होते हैं, जो मेहनत करता है वो पास होता है। लो जी, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं रिसेंट टाइम का। अब कोई ये लेक्चर पहला ले रहा तो कहेगा ये पहला लेक्चर है ना, जिसमें ये क्वेश्चन पहला शुरू कर रहे हैं, अभी 8 बाकी हैं। हाय हाय, पुट्ठे चले तुसी भी हैं। स्प्रिंग, ये अगली बार वालों के लिए, अगली बार वालों के लिए स्प्रिंग 2025 का ये सवाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगली बार वालों को अगली बार ये वाली गोली कराई जाएगी, ठीक है। अभी से 6 महीने पहले मेरा प्लान सुन लो। इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट टू बी, यार ये वाला कट करना पड़ेगा अगली दफा। बोरिंग कॉस्ट टू बी, बच्चे कहेंगे देखो तो सही, गोलियां कराता है हमें, कोई इदरीस कहता ही है मुझे, अब क्या कहूं मैं। अब भाई बड़े हो गए हो, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कहीं नजर आए हैं तो क्या आप पागल हैं?
आप पागल हैं कि आप लिखेंगे? आप तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, अच्छा अब लोन एक ही है बल्कि, तो 500 मिलियन का लोन है इनटू क्या इंटरेस्ट रेट है इसका 16% इनटू मैं करना ही लगा था 11, याद आया इसमें से 1.5 भी माइनस करना है, तो 11/12 ही क्या है, लेकिन 1.5 माइनस किया, डायरेक्ट करें बस, ठीक है। और अगर मसला आता है तो मंथ्स लिखें और टी वो सही है। पेपर में ये नहीं करना, टाइम नहीं होता, पेपर से वापस आके घर शौकिया सवाल दोबारा करके टी कर लेना वहां। आंसर रिसीट पेमेंट भी बनाना था यार, चलो अब क्या हो सकता है, 63.3 मिलियन रुपीज इन मिलियन, ये इधर लिखना पड़ेगा यार, चलो खैर। अच्छा उसके बाद लेस करेंगे हम इन्वेस्टमेंट इनकम, लेकिन उसके लिए मुझे रिसीट पेमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन लेंगे, पर उसके लिए भी मुझे रिसीट पेमेंट की जरूरत है, क्योंकि लोन सिर्फ 500 मिलियन का आया है और 1220 ऑलरेडी लग चुका है। बीच में इसने भी लुच फ्राई किया आके, गवर्नमेंट ग्रांट ने आके, उसको भी देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसको यूज भी करना है जनरल लोन की रीपेमेंट में। तो जनरल लोन इन्वेस्ट होके इनकम तो नहीं लाता, लेकिन जनरल लोन अगर यूज किया था अपने प्रोजेक्ट पे और उसकी रीपेमेंट इसी से कर दी है, जो इसी वेयर हाउस के लिए ग्रांट गवर्नमेंट ने दी थी, या जिस भी इसी काम के लिए कर, तुमने माशाल्लाह यहाँ लोगों को जॉब दे दी है, हम बड़े खुश हुए हैं, ये पकड़ो, तो वो फिर मादरत के साथ आपके इंटरेस्ट की पेमेंट को कम भी करेगी, लॉजिकल भी है ये बात, ठीक है। यही LO10 यही था हमारी किताब का, उसके बाद तो बस डिस्क्लोजर्स ही थे, लेकिन बस वो रह गया, ठीक है। एग्जाम्पल वैसे होमवर्क में दी थी, वो मैंने साथ लिखा हुआ था, लेकिन इतने चैंपियन लोग हैं कि सारा कुछ ही उस्ताद पे छोड़ा होता है, तो जो सारा कुछ उस्ताद पे छोड़ते हैं, उस उस्ताद का ये हाल होता है कि आखिरी दिन खड़े होकर भी वो देख रहा होता है, ये भी उस्ताद को भी पता है अपने पांडों का, ठीक है। फिर कहते हैं बस कर दें, छोड़ दें, छुट्टी कर दें। अच्छा जी, अब रिसीट पेमेंट बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। अब इसमें डेट है, ये वर्किंग है, दब के करो, एब्रीविएशन यूज, कोई मसला नहीं। डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन, बैलेंस। अच्छा बैलेंस जो है ना, उसमें याद रखो, मैंने कहा भी था कि ऐसी कोई भी चीज़ आ जाए बैलेंस में ना लेके जाया करो, तो बैलेंस आपका सिर्फ किस लिए होगा, आप इसीलिए, अगर कोई और चीज़ आ जाए तो अलग कॉलम कर लेना, और अगर बैलेंस में करने की हिम्मत करनी भी है, आई हैव नो इशू एट ऑल, बस फिर ये जहन में रख लेना कि जब स्पेसिफिक लोन का बैलेंस ख़त्म हो जाए तो गवर्नमेंट ग्रांट के पैसे बेशक इस बैलेंस में डाल भी दो, उससे इन्वेस्टमेंट इनकम मत निकालना, क्योंकि उन्होंने इसको इन्वेस्ट किया ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट वाले पैसे को इन्वेस्ट कर दे तो वो इनकम में चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या फनकारी लगाई, इन्होंने जनरल लोन को ही रीपे कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम मैनेज कर देंगे, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। अब बैलेंस, अच्छा जी, अब 1 जनवरी लिख दो, कोई बात नहीं, 2024 है, जाहिर है सवाल सारे 24 वाले चल रहे हैं जी। इस दिन क्या हुआ है जी, लोन रिसीव हुआ है, कितना, और ये सारे का सारा बैलेंस में ही पड़ा है, लेकिन खतरा 440 वोल्ट, ये 500 का इंटरेस्ट बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये 500 वेला पड़ा रहा है। आज नंबरिंग भी नहीं की मैंने, कर लो अगर करनी है तो, ये नंबरिंग ही सीधी सीधी थी असल में, इसमें कोई मसला था नहीं, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, करनी है तो कर लो। 1 2 3 4 लिख लो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 मैं भी कर देता हूँ, क्योंकि नंबरिंग नहीं की इसने, नंबरिंग करता था, आज नंबरिंग भी नहीं की, 1 लाल से करता था, आज ब्लैक से कर दी, आखिरी दिन 2 3 4 1 2 3 और 4, और कोई रिसीट पेमेंट इसके अलावा थी नहीं। हाँ ठीक है, ये 1 है, वैसे इसको अगर आप लेना चाहो अलग से, वो डेट डिफरेंट थी, लेकिन चलो इसको 1 कर लो, ठीक है, सही है। आपकी बुनियाद ख़राब हो रही है, भाई कह रहे हैं भाई हमने बुनियाद में ये किया था, 3 4 5 कर लो, नो इशू, ठीक है।
पर ये ज़बानी कलामी चल रहा है। मैंने देखो लोन रिसीव देख भी लिया और सारी पेमेंट्स तरतीब में लगी हुई, लेकिन कमेंसमेंट किस दिन से शुरू हो रही है? नहीं वर्किंग की आज, येलो कर दिया, आप निशान लगा लेंगे पर्चे में, कमेंसमेंट डेट ये है। तो जनवरी के महीने में पूरा 500 मिलियन वेला रहना है, उसके ऊपर एक महीने की 500 मिलियन की इंटरेस्ट इनकम भी आएगी, पर कहाँ जाएगी? मैंने पीएनएल बनाना है? नहीं बनाना तो साइड पे करो इनू, फिर मसला ही कोई नहीं, जिंदगी आसान। लेकिन यहां पर मैंने यकम जनवरी ही लिखा, मेरी मर्जी। आप यहां पर यकम फरवरी भी लिख सकते हैं अगर आप जान छुड़ाना चाहें तो। लोन ऑलरेडी रिसीव्ड लिखना, यहाँ पर लिखना लोन ऑलरेडी रिसीव्ड यकम फरवरी, फिर ये धोखा नहीं पड़ेगा। लेकिन मोबाइल जल्दी से चलाओ, ये टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास जी। शाबाश शाबाश, जगमग जगमग तारे, कटो मोबाइल। अहमद तुम तस्वीर के लिए तो फटाफट निकाल लेते हो मोबाइल, हैं? शुक्र है, मैं आपको भी कहना था, आपने बाद में कहना तस्वीर के, ठीक है जी। अच्छा, अहमद ने मोबाइल अभी निकाला ही था। अहमद का मोबाइल ना होगा शिटिंग हो गया जी। बेटा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट जी कितनी है जी? पूरा 300 ही यहाँ से यूज कर लो, फिर 300 पे हो गया और यहाँ पर 200 का बैलेंस बच गया। ये इन्वेस्ट होगा, ये इन्वेस्ट होगा। और कब तक रहेगा इन्वेस्ट? जब तक दोबारा यूज नहीं होता। अब यकम मई को आई दूसरी पेमेंट और निकल गया इस बैलेंस का कड़ाका, बड़ा आया स्पेसिफिक लोन। यकम मई 24 सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, लेकिन ज्यादा है, लाल मार्कर से लिखते थे, यहां पर ज्यादा अमाउंट हो जाती थी। तो अब 450 है, 200 तो स्पेसिफिक से यूज हो गया, 250 जनरल लोन से पे हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी कोई ग्रांट ग्रूंट नहीं आई। ओह सॉरी, मैं नंबरिंग करना वाकई कर लेनी चाहिए थी, मैं अब याद आया मुझे, सॉरी, मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया, मैं आप पे ज़्यादा हिसाब रख लिया। ये क्या है जी, किस दिन आ रहा है ये किस दिन आ रहा है? यकम सितंबर को। तो ये नंबर 5 ये बनता है, अक्टूबर सितंबर नंबर 4 ये बनता है, फिर ये 5 और 6। भाई कर लो, भाई कर लो, नंबरिंग कर लो भाई, नंबरिंग कर लो भाई। असल में मैंने सवाल देखा था ना, अपने हिसाब से देखा था, मुझे माफ़ कर दो, आप भूल जाओगे। नहीं, आप नंबरिंग लाजमी करना। सॉरी, मैं कान पकड़े, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो ना, अब मैं तो अपने हिसाब से कर रहा था कि जब ग्रांट ने, मुझे तो याद था ग्रांट है, मैंने वहाँ पे ले लेना था, लेकिन आप तो भूल गए थे। मैं तौबा, मेरी तो 500 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हो गई थी। और फिर ये क्या है? यकम सितंबर को इसी से रिलेटेड ग्रांट आ रही है, जिसने रीपे करना है आके जनरल लोन को, तो रेलेवेंट है ना जी। ठीक है, तो इसको लिख लो। अच्छा खैर, अब जी क्या हुआ उसके बाद? 450 की पेमेंट के बाद क्या हुआ है? 450 की पेमेंट के बाद क्या हुआ है? अच्छा, मुझे चूंकि याद था, इसीलिए जब यहाँ पहुंचो तो मुझे लगा कि यार आप लोग क्यों भूल रहे हैं, आपने नंबर नहीं लगाया। ठीक, मैंने इसीलिए नंबरिंग करा दी, माफी चाहता हूँ। आ जाओ जी। सवाल पढ़ते हुए 2 दफा इसलिए पढ़ाया जाता है कि चीजें सारी जहन में हो। ठीक है, तो सामने होना चाहिए था आपके, बाहर नंबरिंग करें, नहीं सामने नहीं होना चाहिए था, नंबरिंग करें। यकम सितंबर 2024। अब इसको तो आपने इनकम के लिए यूज करना है, लेकिन ये जो यकम सितंबर 2024 को पैसे आए, कितने आए? इन 300 रुपयों से आपने जनरल लोन की रीपेमेंट करने की कोशिश की, तो सारा तो हुआ ही नहीं था यूज, इधर 250 और बाकी 50 आपने रख लिया। इसको आपने यूज नहीं करना इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने के लिए। असल में तो कहानी ये है, भाई माजरत, आप तशरीफ लाए लेकिन ये नहीं गए। आपको मैं टाइम फिर देता हूँ इनके बाद जी। अब 2 तरीके हैं, सोचो। आप इसको उधर ही रखो भाई, आप इसमें से 300 को भी माइनस कर सकते हो, और -300 करने से होगा क्या? मतलब माइनस नहीं, प्लस, यूं कर लो। अच्छा, आसान तरीका है, रीपेमेंट कर दी जनरल लोन की। चलो, अब ये जब 300 हो गया यहां पे पॉजिटिव, तो यहां पे क्या बन गया? 50। उल्टा ज्यादा दे दिए हमने जनरल लोन में, ज्यादा दे दिए, अब ऑलरेडी हमारे पास पड़े हैं, कोई मसला? लेकिन इससे एक मसला हुआ है। आपका पुराना रूल क्या था? यकम मई से जो शुरू करना था 250 को, और आकर ब्रेक लगानी थी आपने 31 दिसंबर पर ये एक एक्सेप्शनल केस आया है कि आपने कहा सारा पर्चा ही आसान बन गया, 1 पॉइंट तो डाल दो। तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत कम है। मैं तो समझता हूँ 2 से 3 सवाल ऐसे होने चाहिए पर्चे में जो दुआओं पे मजबूर रखें।
अल्लाह ना कहे, मतलब सवाल सारा 70% सही हो जाता है, जैसा भी सवाल हो। एनीवेज सिर्फ एक पॉइंट था थोड़ा सा जो तंग कर सकता था बच्चे को। खैर अब ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने उसने बड़ा क्लियर लिख दिया, यानी उसने आप पे नहीं छोड़ा, बड़ा क्लियर लिखा, हमने इस ग्रांट के पैसे से जनरल लोन को पे कर देना है। तो जब जनरल लोन ही पे हो गया, बैंक से लिया हुआ था 250 मिलियन, उल्टा अकाउंट में क्या कर दिया, ये मैंने आपके लिए 50 मिलियन एडवांस रखा है, वरना आप यूं ही समझ लें कि हमने 250 पे कर दिया, 50 साइड पे रख लिया। पर मैंने कहा जरा अच्छा लगता है, 300 नजर आएगा, जरा 300 आया ग्रांट से, जनरल लोन रीपे कर दिया, इतना ज्यादा ये पैसा आया है कि 50 एक्स्ट्रा भी पे हो गया। और अगर आप यूं नहीं समझना चाहते तो आप 250 को करके यहाँ पे 50 तब भी लिख सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। ओके, कैसे करना पसंद करोगे? ये ठीक है, 250 करें, चलो 250 पे कर दिया आपने, फिर वो 300 कहाँ गया? चलो ग्रांट रिसीव लिख कर मैं कर देता हूँ, फिर ये मुझे गुजारा करने देना, मैं तो 300 कहीं लिखना ही है ना। मैंने कहा जी 300 रिसीव हुआ, ये 300 से आपने 250 पे किया जनरल लोन का, फिर भी 50 बच गया, वो आपने संभाल के जेब में रख लिया, साइड वाली में, सामने वाली में नहीं रखना वरना कॉन्ट्रैक्टर ले जाएगा अभी। अब सही है। अब इससे मसला क्या हुआ है, ये काम नहीं हो सकता, बल्कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने इंटरेस्ट पे किया था, अब जो पैसा बैंक से उधार लिया होता वही वापस हो गया। रनिंग फाइनेंस है, रनिंग फाइनेंस है, पैसे वापस हो गए, कहानी खत्म। तो इंटरेस्ट को पहली बार जनरल लोन के इंटरेस्ट को रोकना पड़ा। वो अलग बात है कि अगर इसमें जून जुलाई आ गए तो वो भी ध्यान अलग रखना पड़ेगा। वो मारे गए, एक मिनट, मई, जून, आधा जुलाई और पूरा अगस्त, 4 में से 1.5 और गए, कितने बच गए? 2.5। जब इधर मैं आऊंगा तो मैंने क्या करना है, 4 माइनस 1.5, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या हुआ, बस आगे कहानी खत्म। यकम अक्टूबर पे 290 पे हुआ है, लेकिन यकम अक्टूबर 2024 पे जब थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई तो आपने जब पहले इसको यूज कर लिया तो फिर यहां से पे कितना करना पड़ा? ये 290 था ना, ये 290। तो आपने पहले क्या करना है, पहले आपने 50 ये वाला यूज कर लिया, तो यहां पर ये क्या बन गया? 0। तो इसका मतलब फिर बाकी कितना पे किया आपने? 240। ये थोड़ा सा मसला था, लेकिन अब एक सवाल में थोड़ा सा मसला अगर इसमें आ भी गया तो बच्चे ने एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन का सही निकाला होगा। इन्वेस्टमेंट इनकम निकल चुकी है, ये मैंने निकाली नहीं थी, ये भी निकल चुकी है, ये यहाँ पर आ चुका है 200 मिलियन इनटू कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना इंटरेस्ट रेट है इन्वेस्टमेंट इनकम का? रेट क्या है? 10%। और ये कौन कौन से मंथ्स हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने। इनमें वो 1.5 महीना तो नहीं आ रहा, तो 3/12, यानी ये भी निकल चुका था ऑलरेडी। कितना आता है? 6.63, इधर आओ, 6.63.3 कर लो, एक कोई गल है, पॉइंट ही इधर तो उधर की जी, माइनस, अच्छा, -5, ठीक है, 5.0। तो यहां से ये निकल चुका है, यहां पे कोई ऐसा मसला नहीं है जो लंबी सोच चल रही है। तो ये नंबर मिल चुके हैं। और इसमें भी बच्चे ने 250 को भी पकड़ा होगा, बच्चे ने उसके बाद 290 वाला गलत लिख दिया, अगला सही लिखा होगा, तो 8 में से 5 नंबर फिर भी पड़े हैं, 4 भी नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। खैर इतनी को तो बरकत के लिए चीज होनी भी चाहिए कि जो गलत हो ठीक, चले, नजर भी लग जाती है। एग्जामिनर कहे हाय अल्लाह, ऐसा पेपर तो देखा ही कभी नहीं, कहेगा पहले सवाल में गलती, तो कहेगा नहीं ठीक है, बस चलो पास करो इसको। अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर सवाल अलग देखा जाता है, ये सिर्फ आप लोगों के दिमाग के खराफात हैं। पहला सवाल गलत हो गया ना, वो कहेगा नहीं इसका पेपर ही गलत। कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे साथ पढ़ते थे, कहते थे यार मैंने ना शुरू बचपन, बिल्कुल बचपन, BRS शुरू में पढ़ता था ये बंदा, ए बी मॉड्यूल में, तो BRS के सवाल को मैं बैलेंस करते हुए इतना टाइम लगाया। मैंने कहा अगर BRS ने बैलेंस की तो वो कहेगा इसको तो CA करने का हक ही नहीं। तो हमारे साथ ही थे, हमारा कहाँ पता ही है, बस पूरा काम, बस उस्ताद कहते थे चलते जाओ, चलते जाते थे, हम पास भी हो गए, वो पता नहीं कहाँ गए। ऐसे होते हैं बच्चे, वो कहते हैं नहीं वो क्या कहेगा, कैश फ्लो टैली नहीं हुई, कैश फ्लो टैली नहीं हुई। भाई उसकी अपनी पर्चे में नहीं हुई होगी, यहाँ पे जितने खड़े होते हैं उनकी अपनी पर्चे में नहीं होती, पर्चे में नहीं होती कैश फ्लो टैली। छोटी सी गलती ऊपर नीचे हुई, गई कहानी, और वो ढूंढते हुए आधा घंटा लगेगा, नंबर आधा मिलेगा। अगला सवाल करोगे आधे घंटे में 15 नंबर मिलेंगे, तो पागल होगा जो उसको सही करेगा। गिवन टाइम मैंने कहा नहीं हुआ,
सिर्फ कैलकुलेशन देखो एक दफा, 1 से 1.5 मिनट में बात पकड़ी गई, वेल एंड गुड, नहीं पकड़ी गई मिट्टी पाओ, आगे जाओ, नंबर ले चुके आप, ठीक है जी। बहरहाल ये तो हो गया था। जनरल लोन में मसला क्या आया? पहला मसला 250 जो है जी, हाँ प्लस में आएगा, ये लो सॉरी, अच्छा देखो अब 250 जो है उसको कितने महीने लेना है, वो पुराना मामला नहीं है, सिर्फ 4 महीने, उसमें से भी 1.5 निकलेंगे। अगली पेमेंट 290 की बजाय 200, तो ये दो फिगर्स में गलती होनी थी बच्चे से, कोई बात नहीं, खैर उससे अगला फिर नॉर्मल है, क्योंकि उससे आगे ये भी खत्म हो गया, ठीक है। और फिर आखिरी पेमेंट कितनी हुई है? 180 की, तो किस दिन हुई है? 1 दिसंबर 2004। कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी? 180। अब देखो जी, ये थोड़ा सा मामला था गड़बड़। अच्छा, इसको भी दूसरे तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने समझाया था, ये भी एक तरीका है। मैंने 2 तरीके बताए थे, पता नहीं कौन सा वाला कर गया हूं, पहला किया दूसरा किया, दोनों ही इक्वली गुड हैं, ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हो, लेकिन जरा फ्रैक्शंस में ध्यान करना, फिर अपनी जिम्मेदारी पे करोगे, फिर अब जाहिर सी बात है ये कितना है, क्योंकि अब वो मेरे सामने, या फिर कर लेना और पूछ लेना मुझसे, लेकिन मेरे ख्याल में एक बात होगी, समझ आ गई तो मिट्टी पाओ 3। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। अब इसके अंदर 3 चीजें हैं, मतलब 3 दफा पेमेंट है। पहली है 250, पेमेंट को पकड़ना है, पेमेंट को इनटू 18% इसका रेट था, लेकिन ये कौन से मंथ्स है? मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया, और तुम नहीं, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने मैंने यहां पर लिख दिए, लेकिन साथ ही ख्याल आया ओहो इनमें तो वो डेट भी आ रहे हैं, ठीक है। लो भाई, बाद में ये तो हम बाद में करते हैं ना, इकट्ठा ही आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया एक, इन्हें ब्रैकेटा प्लस 240, जी आप 290 लिया होगा बच्चों ने, लेकिन डिफरेंट तरीका भी है, वो पूरी पेमेंट लेके भी अगर सही से कर जाए कैलकुलेशन, तो ग्रांट की अलग से रीपेमेंट भी कर सकते हैं। ये तरीका, वो जो 2 तरीके बताए थे ना, बस आपने ये देखना है कि ये इंटरेस्ट आपको सेव हुआ है, ये पेमेंट आपने वापस ओडी में फेंक दिए पैसे, तो बैलेंस ओडी का कम हुआ है, तो इंटरेस्ट आपका बचा भी, तो ये ग्रांट किस लिए रिसीव हुई है? इसीलिए काम के लिए रिसीव हुई है, ठीक है। खैर ये प्लस था, अच्छा जी, इनटू, और ये 2 महीने कौन कौन से हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी है, 3/12। क्यों? चलो देखो जनरल लोन का रूल है, देखो ये जो आपको पैसे रिसीव हुए हैं, इन पैसों का क्या किया आपने? देखो इन पैसों को आपने इस्तेमाल किया है जनरल लोन की रीपेमेंट के लिए, कर दिया। 50 बचा था, अगली पेमेंट में से उसको भी एडजस्ट करा दिया, 40 रह गया। अब ये 40 जो 1 अक्टूबर को पे किया आपने जनरल लोन से, क्या इसमें कुछ फिर वापसी आई है? नहीं आई, तो ये पुराने रूल पे चलना था। यहाँ पर क्यों मसला आया है? ये 250 एंड तक क्यों नहीं आ सका? क्योंकि बीच में ग्रांट ने रीपे करके इसको 0 कर दिया था बेटा, उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 महीने नहीं, आप नवा रूल ना कटें, ये जनरल लोन का आज भी वही रूल है, ये एक्सेप्शन थी एक बीच में, डेट ऑफ पेमेंट से ये वर्क कंप्लीटेड तक ही आता है। ये मसला क्यों आया था? बीच में क्या आ गया था? यकम सितंबर पे यहाँ गवर्नमेंट ग्रांट खड़ी थी, ग्रांट ने ग्रांट रीपेड कुछ और ना समझ लो, ग्रांट यूज्ड टू रीपे लोन। जब ये इधर आ गया तो इसको रोकना पड़ा, क्योंकि सारे ही रीपे हो गए थे, वरना वही रूल है, पुराना ही है, कोई मैं बोरिंग कॉज नहीं पढ़ा रहा। 3/12 और 1 दिसंबर को 180 इंटू 18% इंटू 1/12, आंसर इज 22. इधर लिखूं, पता नहीं कहाँ लिखूं, यही लिख देता हूँ, 22.87, तो ग्रैंड टोटल 17। अच्छा जी, बस अब एक छोटी सी बात मेरे बच्चों,
अगर कभी, बस आखिरी बात है मेरी तरफ से, उसके बाद फिर आपकी कोई बात होगी तो लूंगा, आखिरी बात है मेरी तरफ से, आखिरी बात है मेरी तरफ से, बस ये आखिरी बात, बहुत आसान बात है। एमसीक्यूज मुझसे अलग से पूछ लेना, बाकियों को छुट्टी दे दो, किसी को मसला नहीं है। तो अब मैं इंडिविजुअल रुकता हूँ, ठीक है, और जिनको ऑनलाइन में मसला हो जूम मीटिंग में पूछ लीजिएगा। सुने, आपको ये काम आता है, अब कोई ऐसी बात नहीं है, आपने बहुत दफ़ा ये बोरिंग कॉस्ट में भी आप खुद ही एसेट बना रहे होते थे, ठीक है। अगर आपने, चलो छोड़े, कॉस्ट नहीं पड़ी हुई तो सादा बात, अगर आप खुद एसेट बनाएंगे, आप बिल्डिंग खुद बनाएं, भाई देख लो यार, डिस्टर्ब ना करो, अगर ये आखिरी बात है प्लीज़ मेरी तरफ से, उसके बाद तुम्हारा एमसीक्यू फिर भी ले लेंगे हम। अब तुमने जो लिखे थे वो तो बता नहीं दिए, वो रहता है अभी, करेक्शन एरर के रहते हैं, ठीक है भाई, करके जाएगा, ठीक है। अगर आपने रुकना हो तो मैं ऑप्शन दे दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग ऑन रखूंगा, ठीक है। अच्छा, रुक ही जाना फिर क्या, अभी 2-4 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। अच्छा क्या, हाँ वो भी बता दूंगा। The cost of a self-constructed asset is determined by adding up raw material, labor, overheads incurred on that asset. सिर्फ ये बताना था। यानी अगर आपने बिल्डिंग खुद बनाई है, उस पर मटेरियल लगा, तो उसकी एंट्री क्या करोगे, बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, अगर खरीद कर साथ ही लगा दिया तो कैश क्रेडिट, और अगर पहले खरीद के रखा हुआ था, कुछ इस्तेमाल किया है, तो वो मटेरियल की इन्वेंट्री में पड़ा था, मटेरियल क्रेडिट। लेबर यूज की जितनी इस पर लगी वो एसेट में डेबिट, और इवन कोई और एसेट डेप्रीशिएट इसमें डाल देते थे, डेप्रिसिएशन डाल देते थे। अगर कोई और एसेट इसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो जाता था तो हम उसकी डेप्रिसिएशन भी इसमें डाल देते थे, ये हमें पता है, लेकिन इस लेवल का सवाल नहीं है, ये छोटा सा सवाल है। क्या कहता है जी, कहता है कॉस्ट ऑफ, हट जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट जो है, पता नहीं उसको क्यों नहीं कराया, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट जो है वो डिटरमिन की जाती है बाय एडिंग अप रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट एसेट, ठीक है। एग्जांपल से समझ आ जाएगी आपको। रोड इंटरनेशनल बनाते तो रोडें हैं, लेकिन उन्होंने अपना रोड बुलडोजर भी खुद बना लिया, गुड। अब एक एसेट खुद बना रहे हैं, पीपी, बोलो, व्हीकल बना रहे हैं अपना बुलडोजर, उन्होंने कहा हमारे मतलब का ये नहीं है जो मार्केट में मिलता है, हम अपना खुद बना लेते हैं, ठीक है, बना लो भाई, कोई मसला नहीं है। बताओ अगली बात, कहते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज 5 लाख है, लेकिन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन रोड बुलडोजर कितना है। अब मैं अगर 500 की एंट्री करूं तो मैं करूंगा मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल लिख दूं, रॉ मटेरियल, उसे रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, हाँ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से। अब ये मेरे रोड बुलडोजर में तो नहीं आई कॉस्ट, लेकिन साथ ही कहता है इसमें से लाख अपने रोड बुलडोजर में यूज किया, CWIP रोड बुलडोजर, RB लिख दूं, PPE भी लिख सकते हो, कितना। अब कैश दोबारा क्रेडिट कर दूं तो गड़बड़ है, क्योंकि ये तो इन्वेंट्री में पड़े हुए में से इस्तेमाल किया है, दोबारा कैश नहीं, हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे, ऐसा छोटी सी बात थी ये भी बीच में। उसके बाद कहता है ओवरहेड्स जो कि इनकर हुए हैं रोड बुलडोजर पर, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसको भी ऐड कर देना है इसी में, CWIP डेबिट और कैश पेबल जो भी है, एक्यूमुलेशन, कैश पेबल, डेप्रीसिएशन ऐड किया तो एक्यूमुलेशन, बस ठीक है। कैश कितना, डेप्रीसिएशन किसी और एसेट की इसमें ऐड हो रही हो तो उसकी एंट्री होगी CWIP डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट। कोई एक्सपेंस ऐड किया, पे नहीं किया, तो ये वाला एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस पे किया और इसमें ऐड भी कर दिया तो इसकी एंट्री ये बन जाएगी, कोई मसला। एसेट में डेबिट होना है ओवरहेड, पे हो गया, पेबल है, या ओवरहेड कैश वाला खर्चा ही नहीं है बल्कि लाइक डेप्रीसिएशन है, वो भी तो ओवरहेड ही होती है। हमने एग्जाम्पल की थी कि कैंटीन बनाने के लिए अगर जनरेटर यूज़ होता है, जनरेटर की उतने अरसे की डेप्शन कैंटीन की बिल्डिंग में ऐड करना, तो वो भी तो ओवरहेड ही है, मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है, तो उसकी एंट्री क्या की थी, जनरेटर की डेप्शन तो एक्यूमुलेशन में क्रेडिट होती है, लेकिन डेबिट किस में कर दिया था, कैंटीन बिल्डिंग में, सेम, ठीक है, ओवरहेड है, ओके। नेक्स्ट, टेस्ट रन करना हो तो वो ज़रूरी खर्चा है, एसेट तैयार है कि नहीं, थोड़ा सा रोड पे चला के देखेंगे सही चल रहा है या नहीं चल रहा, उस पे जो खर्चा आ जाए वो खर्चा एसिडी कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो ये एंट्री इधर आ गई, ये एंट्री इधर आ गई, एंट्री होगी CWIP डेबिट रोड बुलडोजर पर और कैश क्रेडिट कितने से। उसके बाद कहता है फैक्ट्री लेबर की कॉस्ट है, अब पूरी फैक्ट्री की लेबर की कॉस्ट है, अल्लाह करे अलग से बता दे,
एडिशनल फंक्शन कहता है 80% जो लेबर है वो तो सड़कें ही बनाती रही है, सिर्फ 20% ने काम किया रोड बुलडोजर। बहुत अच्छी बात है। CWIP डेबिट रोड बुलडोजर का। और अब अगर तो लेबर कॉस्ट आपने लेबर में डेबिट कर दी थी तो वहाँ से क्रेडिट कर दें। आप कैश भी कर सकते हैं, अज्यूम करें कि हमने पे करनी थी तो कैश कर दें। पेबल भी कर सकते हैं, आप पे रोल से भी निकाल कर ला सकते हैं, लेकिन कॉस्ट जिन्होंने पढ़ी हो उनको वो एंट्री इस तरह समझ आनी, इसलिए रहने दें। सब ने कॉस्ट नहीं भी पढ़ी होती, ठीक है। तो कैश या पेबल, सादा बात। आपने वेजेस पे की तो एंट्री कर दी, कितनी है टोटल? 300 का 20% कितना? 60, ठीक है जी। तो ये 60 कैसे आया है, यहाँ लिख देता हूँ, 300 टोटल इंटू 20%। उसके बाद जनाब कहता है रोड बुलडोजर पहली बार सड़क पे लाया गया है और रोड को उससे प्रेस किया गया है 1 नवंबर को। हालांकि वो 1 अक्टूबर को गुर्र 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 करके तैयार था, लेकिन किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई। तो डेप्शन किस दिन से स्टार्ट करेंगे? वही बेसिक बातें आपने कर ली थी, सिर्फ समझाना ये था कि खुद भी एसिड बना सकते हैं। वो बिल्डिंग के अलावा भी कोई हो सकता है, कोई मसला नहीं। मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स की कॉस्ट क्या कर देनी है, उसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। तो 1 नवंबर से नहीं, 1 अक्टूबर से डेप्शन स्टार्ट करोगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कहता है व्हीकल जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्शिट करना है और व्हीकल की एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 7000 है और लाइफ 5 साल है। तो अब पहली बात तो ये है, रोड बुलडोजर को यानी कि PPE को डेबिट करो, PPE डेबिट करो, PPE रोड बुलडोजर एसिड बन गया है। और CWIP को क्या कर दो, क्रेडिट। अब कितने से करना है तो ये टोटल कर लो, 100 लिखते जाओ, 100 जमा 40 जमा 20 जमा 60, 100 जमा 40 जमा 20 जमा 60। कई बार किया ये काम आपने, बोलो 220 और 220, ठीक। अब ये PPE आ गया, अब इसको डेप्रिशिएट कर दो, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ PPE क्रेडिट रोड बुलडोजर कह दो, ठीक है। तो ये जनाब कितनी डेप्शन आती है जी, तो 220 डिवाइडेड बाय, लेकिन डिवाइड बाय 5 करने वालों होश के नेल्स लो, रेजिडुअल वैल्यू उसने ये देखने के लिए नहीं दी थी, -70 है, डिवाइड 70 है ना, 7, अच्छा है तो सही ना कुछ, डिवाइडेड बाय लाइफ 5, लेकिन इंटू 3/12, आंसर 10.65, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड है, ये एक चीज़ पेंडिंग थी। अब एक छोटी सी चीज़ भाई कह रहे हैं कि बता दें, तो भाई वो भी सुन ही लें, ठीक है। लेकिन उसमें मसला कोई भी नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने उस जैसे कई केसेस असल में कर लिए, इसलिए अब आपके लिए उसका कोई लेवल बाकी नहीं रहता, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा जब आप लोग, भाई ये ना प्लीज़ आपने असगर को भी बता के जाना है, 2 चीज़ों का आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। और फिर वो कर लीजिएगा, छोटे छोटे सवाल है, कर लो तो अच्छा है। बेटा ये बात हुई थी क्लास में, ठीक है। स्टैंडर्ड में चेंज आ गई है, जो प्लांट चलता है, टेस्ट रन होता है, तो टेस्ट रन कॉस्ट को उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं। लेकिन अगर उससे कोई चीज़ बनी है तो उसको बेचने से आने वाली सेल्स और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल ये P&L में जाती है। दिस हैज़ बीन डिसाइडेड नाउ, स्टैंडर्ड हैज़ बीन रिवाइज्ड, 16A आई थिंक स्टैंडर्ड के अंदर पैरा पड़ा था। तो आपके लिए इतनी सी बात काफ़ी है, टेस्ट रन सिर्फ कॉस्ट दे तो एसिड में ऐड कर देना, और अगर टेस्ट रन कॉस्ट दे और साथ में दे नेट सेल प्रोसीड्स भी हैं सैंपल से, उसे इग्नोर कर देना, एसिड में ऐड नहीं करना, वो P&L में जाना है। P&L में वो कहता है सेल में उसकी सेल डालो, चाहे लॉस पे आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ सेल डालो, एसिड में नहीं लाना। समझ आई ये बात? अच्छा भाई, किताबें बंद होने लग गई हैं, मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत तंग हैं। बस मुझे जाते जाते 2 चीज़ें, मुझे 1-2 चीज़ें और याद आ गई हैं छोटी छोटी, इसकी वजह से दूसरी आपको इंशाल्लाह खुद ही आप करेंगे। बस कैलकुलेटर पकड़ें, बाद में पिक्चर लें। मुझे देखें ना, वो मेरे बेचारे ACCA वाले 5 का टाइम था, अब उनको ब्रेक के बाद पढ़ाऊँगा तो कब तक पढ़ेंगे, फिर कब छुट्टी होगी, फिर उसके बाद मैं कब घर जाऊँगा, फिर कब मैं CMA की तैयारी करूँगा, कब सोऊंगा, सुबह 7 बजे तो आना भी है। तो क्यों लेट कर लूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आके सो जाऊँगा 15-15 मिनट करके जी। कैलकुलेटर उठा लिया किसी ने? भाई देखो, नहीं भाई, मजाक से हटके ये तो लाजमी कर लें
किसी के पास कैलकुलेटर हो, हाँ ये फैक्ट है, और जिसका हुआ हो चोरी, जिसका चोरी हुआ हो उसका पास हो भी जाएगा। मेरा रजिस्टर गुम हो गया था, कोई गलती से अपना समझ के ले गया होगा। मेरा अकाउंटिंग का रजिस्टर बड़ा अच्छा बना होता था मॉड्यूल बी में, वो कोई गलती से अपना समझ के ले गया, मैंने उस पर सब्र किया, अल्लाह ने मुझे पास कर दिया, मैंने दोबारा मेहनत की, लेकिन पता नहीं जो लेके गया उसका क्या बना था। तो कैलकुलेटर जिसके पास नहीं होगा, किसी के पास, कोई गलती से ना एक जैसे होते हैं, अपना समझ के भी बैग में डाल देते हैं, चेक कर लीजिएगा। अच्छा प्लीज़ भाई प्लीज़ सुन लें, बेटा प्लीज़ सुन लें। देखें अभी इस तरह से टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी मर्ज़ी है, जिसने जाना है चला जाए, क्लास डिस्टर्ब ना करें। आखिर में यही सुनना था आप लोगों ने। देखें जी भाई, ये भी तो हो सकता है, आज तक कभी नहीं हुआ आई कैप ने रीवैल्यूएशन मॉडल दिया हो और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दे दिया हो। कभी सोचा कि ये भी हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी करके दिखाता हूँ। ये 11वें लेक्चर की बात नहीं है, 111वें के भी बात की बात है, रहती रह गई थी। तो ज़रा सवाल ओपन कर लीजिए और जान दे यार, ज़रा सवाल ओपन कीजिए। देखना अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात थी। अब भाई की याद से मेरी याद ताज़ा हो गई। तो ये भाई ने पूछा था 72, नहीं ये नहीं है, हाँ ये तो मैं करवा रहा हूँ, इसको रहने दें, ये नहीं टेस्ट करता रिड्यूसिंग, ये ग्रॉस रिप्लेसमेंट। यार वो कहाँ गया यार, ये भाई ने ये कहा था मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन करा दो, और मैं सिर्फ वर्किंग कर दूंगा, समझ आ जाएगी। मुझे ये साथ याद आ गया, ये जिन्होंने ऐसी काम कराया अल्लाह उनको पूछे, यार कोई एक तो सही कर दो यार। अच्छा, बहुत ठंड लगती है इन लोगों को। अब जी कोई इतना मसला नहीं है, बड़े ध्यान से देखिएगा। 1 जुलाई 14 पर असल में ना करना कराना कुछ नहीं है, रिमेनिंग लाइफ हमने निकालनी होती है रीवैल्यूएशन के बाद, पता है आपको। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लाइफ यूज़ नहीं होती, रेट यूज़ होता है, और रेट में लाइफ यूज़ होती है। तो चेंज इन एस्टीमेट में जिस तरह से फॉर्मूला लगाकर हमने नया रेट निकाला था, यहाँ पर नया रेट निकाल लेंगे। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। लेकिन पर्चे में पहली बार देख के धचका लग सकता है, वो धचका ना लग जाए। 2 मिनट की बात है, ऐसे ही 2-2 4-4 मिनट करते बात आगे बढ़ गई है। मुझे पता है आप लोगों पे सख्त ये बोझ है टाइम, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत कर लें। 1 जुलाई 14 को हमने 500, भाईजान ये मुझे आवाज़ देता है, आपने वो तेज़ कर दिया है, चलें दोनों तेज़ किए हैं। 1 जुलाई 2000, बोले किस दिन? 1 जुलाई 2000। ये सवाल नंबर है, पेज नंबर है 167, क्वेश्चन नंबर है 72। इससे अगले सारे सवाल किए हुए हैं, ये बदतमीज रह गया था बीच में से। 1 जुलाई 2014 जी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लेंगे। कॉस्ट कितनी है जी एसिड की? 500, एसिड 500 का आ गया। उसके बाद कहता है इसकी यूजफुल लाइफ है 8 साल, रेजिडुअल वैल्यू भी है 1 मिलियन, लेकिन डिसाइड किया उन्होंने डेप्सिट करने का इसको 54% पे। ये 54% इंशाल्लाह सही ही होगा, सवाल खुद बनाया था गालिबन, तो सही ही होगा, रेट यही निकलता होगा। अगर 8 साल लें, 1 मिलियन लें, 500 मिलियन लें, तो यही रेट होगा। एनीवेज, लेकिन वो रीवैल्यू हुआ है 1 जुलाई 16 पे जाकर। तो 1 जुलाई 14 से 30 जून 15 और 30 जून 16, 2 साल का जंप मैं लगा सकता हूँ, लगा लूँ? तो आ जाओ, 30 जून पहले 15 आया, फिर 30 जून 16 आया। नहीं लगा सकते, फॉर्मूला नहीं लगवाया ना यार, अब रहने दो, आखिरी क्लास में वैसे भी गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मैं नहीं लगवाता। तो भाई माजरत के साथ, कोई नहीं इतना टाइम लगना। 500 इंटू कितने परसेंट है जी? 50, कोई बात नहीं, 1 मिनट का काम। 30 जून 15 ही है, अच्छा ओके, वो समझ तो गए हो। और क्या 13 महीने का साल होता है, कुछ खुद भी समझ जाएगा गुरु जी। 270। एसीए वाले बच्चों की 2 छुट्टियां हो गई हैं, और आज मैंने उनको बुलाया, वो इंतजार कर रहे, कहते उन्हें कितने फंस गए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि फंसना तो उन्होंने अब है, जब आप लोगों ने छुट्टी करनी है। फिर मैं कहूँगा आओ तुम लोगों के जिन निकालूं, फिर उनके जिन निकालूंगा जी। 230। उसके बाद 30 जून 2016 आया। डेप्रीसिएशन के लिए आपके पास है 230 इंटू 54%, बोले
पॉइंट्स माफ कर दो, बुक वैल्यू 105 6। अच्छा अच्छा, भाई ने पॉइंट क्या माफ किए। अच्छा अब जी इस दिन क्या हुआ है, इस दिन रीवैल्यू किया है हमने, एक ही साल करूंगा, टेंशन ना लें, आगे समझ आ जाती है, जो नहीं तो फिर बता देना, ना समझ आया तो। है इतना आसान काम, लेकिन सिर्फ एक बार सामने करना जरूरी था, पता नहीं कैसे रह गया था, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, उसी वक्त हो जाता है। बस स्किप हो जाए, अगला टॉपिक आ जाए, फिर पता है आपको, हमें होश ही उड़ जाते हैं कि कुछ हम उस दुनिया में खो जाते हैं, फिर हमें होश नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें वही होती हैं जो अगले टॉपिक में जाने का खमियाजा भुगतते हैं हम। मुड़ के नहीं देखा कभी हमने, फिर मैंने मुड़ के देखा। ओहो, अब डेप्रीसिएशन नहीं, अब 30 जून पर क्या करेंगे, एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। कितनी है जी रीवैल्यूड अमाउंट जी? 90। और पहली बार ही लॉस आ गया, हद होगी यार। ये भी हो सकता है, हो गया है, बल्कि आपकी जिंदगी में कई बार हो चुका है। 16 का लॉस आ गया तो कोई गल नहीं, सरप्लस का खाना खाली जिमें ਤੁਹਾਡਾ उतला इस टाइम खाली, और PNL में 16 का लॉस चला गया। अब ये मसला नहीं है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। मसला है भाई ACCA वाले आ रहे हैं, को इज्जत से बिठाओ, ने को क्यों खड़े, बैठ जाएं आके, ठीक है, चाय से पिलानी पड़ेगी उनको, जितना इंतजार मैंने कराया ना उनको। अच्छा जी, अब देखो जी, डेप्रीसिएशन करनी है, 90 तो यूज हो जाएगा, लेकिन रेट का क्या करें। रीवैल्यूएशन का तो रूल है कि जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई है उस दिन खड़े होकर आपने रिमेनिंग लाइफ निकालनी है और सब्सिक्वेंटली रीवैल्यूड अमाउंट को उस रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट। अब ये लाइफ तो यूज होती नहीं है, रेट चाहिए, तो हम यहाँ पर आकर रेट निकाल लेते हैं। ये रेट निकालना कौन सा मसला है, 1 माइनस nth रूट S/C लेते थे, S में लेंगे स्क्रैप वैल्यू, वो 1 मिलियन है तो 1 ही है, क्या ख्याल है, क्योंकि उसने नहीं बताया चेंज हो रही है तो ये वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे, अगर 500 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर कितनी लाइफ थी असल, 8 लेंगे तो वो तो 54 ही निकालेगा भाई। तो बुक वैल्यू की जगह रीवैल्यूड अमाउंट यूज करेंगे जिसने अब डेप्रीशिएट होना है। यही हमने एस्टीमेट चेंज में देखा था ना, जो बुक वैल्यू रिवाइज होती थी वो रिवाइज बुक वैल्यू आ जाती थी इस फॉर्मूला में। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में आपने आज कॉस्ट नहीं लेनी क्योंकि वो पुरानी बात हो गई, और चेंज इन एस्टीमेट की वजह से ये रिवाइज बुक वैल्यू नहीं आई कि ये लें, बल्कि रिवाइज्ड अमाउंट आई है जो कि रीवैल्यूड अमाउंट है, ठीक, कितना। और यहाँ पर रिमेनिंग लाइफ लेनी है, तो कितने साल गुजर चुके हैं, 2 साल। असल लाइफ कितनी थी, 8 साल, 2 गए तो बाकी कितनी रह गई। अब आंसर क्या आ गया, 52.76%, ठीक है। तो ये जनाब 52.76% आ गया, और कोई साइंस नहीं थी भाई इसमें, वही रिवैल्यूएशन, वही रूल्स, वही एंट्री, वही सब कुछ, ठीक है। अब बोलो पॉइंट, इसको तो 47.48, 47.5, 48 कर लो, ऐसे मैंने राउंड कर दिया, ठीक है। और इसका प्लस ये सेम चलेगा, 16% इंटू 52.76, ठीक है। बोलो 8.44, 8.59, ठीक है, ये लो, ठीक है, बस सही है। ऐसे ही अगली रिवैल्यूएशन पे भी यही होना है। तो अगर कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ तारीख में, रिड्यूसिंग बैलेंस से उसने रिवैल्यूएशन करवाई हो, अगर कभी ऐसा हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, नाराज, इस वक्त नाराजगी नहीं बनती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस रेट निकालना है। अच्छा, अब रहेगी बात मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन, नहीं सवाल करा रहा, टेंशन ना लो, सुनो। आपने कोई काम किया है जरूर मिड ऑफ द ईयर खड़े होकर, शायद इम्पेयरमेंट की हो, एक किसी सवाल में मैंने किया है। एनीवेज, बहुत सादा बात, पियानो वाले सवाल में मिड ऑफ द ईयर नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, गलत बयानी ना करें हमारे साथ आप। इधर देखें जी, सुन लें, देखें जी, देखें प्लीज, बात सुने। अगर 1 अप्रैल पे ये एसेट रीवैल्यू हो रहा है, मैं इसका आपको सोल्यूशन ग्रुप में भेज दूंगा, बहुत सिंपल है। अगर 1 अप्रैल को ये एसेट रीवैल्यू हो रहा है, 1 जनवरी 17 को खरीदा था 1000 का, 3 महीने बाद ही रीवैल्यू कर रहे हैं, तो 3 महीने की डेप्शन निकालेंगे और बुक वैल्यू निकालेंगे 1 अप्रैल 17 की, क्योंकि
रीवैल्यूएशन के लिए हमने बुक वैल्यू को कंपेयर करना होता है रीवैल्यूड अमाउंट से। भाई आप जल्दी आना, मैंने बस आखिरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैसेज कर दूं आखिरी बात। अच्छा सुनो, तो 31 मार्च तक डेफिसिट करके इसकी बुक वैल्यू निकाल लोगे। 3 महीने की डेफिसिट निकल गई, बुक वैल्यू आ गई, रीवैल्यू करके इस पे रख लिया। अब ये 30 अप्रैल वो डेट है जिस दिन आप ओरिजिनल लाइफ में से 3/12 माइनस करोगे, रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी आपकी 9 अब ये ही थोड़ी देर पहले किया है, जो रीवैल्यूड अमाउंट होगी आगे 9.75 से डिवाइड करके उसको 9/12 कर दोगे एंड सो बस। यानी और फिर एंट्रीज क्या है, एंट्रीज भी सेम है, लेकिन मिड ऑफ द ईयर वो रिवैल्यूएशन करवाता नहीं है, किसी एमसीक्यू में करवा ले तो करवा ले, मैं फिर भी भेज दूंगा, मैं नोट भी बना के भेज दूंगा, ठीक है। फिर मसला ना आए, समझ ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये याद आपने कराना है, आप असगर को कोई बच्चा जिम्मेदारी ले ले कि समझा, उसको कह के जाए। इस वक्त मेरी अपनी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा, चुप कर जाओ, मैंने असगर लबन दो भाई। अपना ये IS 16 का क्वेश्चन 69 पेज 166 जो है, इसका सोल्यूशन बच्चों को भेजना है। भेज दिया था, कल भेजा था, परसों भेजा था। अच्छा जी, आप सुने मेरी बात, सुने, देखें जी, बात ये है मेरी यार, सुन लें। इस वक्त तो तुम लोग बस सिरों ले जाओ, मगरों ले जाओ, ऐ की चंद चढ़ाता है, मैनू ही मगरों लाता है तुसी, आज मगरों लाया तुसी मैनू। देखें जी अर्ज ये है कहता अभी दुआओं की ज़रूरत है, अभी नहीं, फिलहाल नहीं। बेटा जी अब क्लास को ख़त्म करते हैं। देखें हमने पूरी तरह से एफर्ट की है, कोशिश की है, चीज़ें फिर भी कोई ना कोई रह जाती हैं। कोई मुझे नज़र आ गई तो मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग करके, आपको नज़र आ जाती है, जूम मीटिंग में वीकली बुलाऊंगा, आपने उसमें आके मुझसे पूछ लेना है। वीकली मीटिंग जो है, चूँकि मैं जमात में होऊंगा इसलिए टाइम मैं फ़िक्स नहीं कर सकता, डे फिक्स नहीं कर सकता। मैं एक वीक में आपको बुलाऊँगा लाजमी, टाइम पहले मैसेज करवा के कम्युनिकेट करूँगा ताकि आप लोग जो है, एक दिन पहले की गारंटी मैं नहीं दे सकता, हाँ 2 3 4 घंटे की तो मैं फिर भी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं है, फिर आपकी किस्मत में मुलाकात हुई तो अल्लाह मिला देंगे, क्या पता है तुमने कहाँ तैयारी करनी है। ओह नो, तो लाहौर की तो तश्कील होनी नहीं मेरी, चलो खैर। अच्छा सुने, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे, अब सुन लो इधर, प्लीज़ सुन लो इधर भाई। आप लोगों ने इस आखिरी महीने के अंदर प्लीज़ कम से कम 13 घंटे 14 घंटे पढ़ना है, इसकी हिम्मत करनी है। ये ज़िंदगी में दोबारा टाइम नहीं आएगा, ये गोल्डन चांस है। पहली अटैम्प्ट गोल्डन अटैम्प्ट क्यों होती है, ये किसी हद तक बात सही है। उसकी वजह ये होती है, उसकी वजह आई कैप का क्राइटेरिया नहीं है कि वो अगली बार कहता है दूसरी बार आया है, नहीं। उसकी वजह होती है आपके अंदर खौफ, जो कि फेल होने की वजह से पड़ जाए तो फिर आप अभी इतना डर रहे हैं, फिर क्या होगा। तो ये बड़ा अच्छा चांस है, पहला चांस है। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपने बहुतों से बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, अल्लाह का शुक्र इस पे करिए। और बस अब ये करना है, आपने सिर्फ रिवीजन प्लान को फॉलो करना है। बस कोशिश करनी है कि एक सिटिंग में एक टॉपिक हो, और प्लानर ऐसे बनाएं कि जिस दिन को बड़ा टॉपिक इधर आए तो उसको कंपनसेट करें, अगले दिन इसका छोटा टॉपिक रख के दूसरे पेपर को। मैं तो मशवरा ये दूंगा 3 पेपर वाले रोज़ाना 4-4 घंटे एक पेपर को दें, नहीं मैनेज हो रहे तो फिर 2-1 की तरफ जाएं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो बंदा छोड़ता है वो फिर छोड़ ही देता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उससे अगली बात, ज़्यादा अहम बात, कोई कहे आपको सारी रात पढ़ो बड़ा सुकून होता है, कोई कहे आपको तहज्जुद में उठ के पढ़ो ज़हन बहुत तेज़ होता है, कोई कहे आपको नहीं यार भाई, कोई कुछ कहता रहे, आपका प्रोटेक्ट टाइम वही टाइम है जिसमें आप हमेशा से अच्छा पढ़ते आए हो, ठीक है। मैंने ये सारे तजर्बे भी किए अपनी स्टडी लाइफ में। किसी ने कहा रात पढ़ा करो सुकून, सारी रात पढ़ा, कख नहीं पढ़ा गया, बैठा रहता था, कॉफ़ियाँ बना के पी। अच्छा, किसी ने कहा जी सुबह तहज्जुद वक्त उठ के, उससे भी पहले मतलब उठ के 12-1 बजे उठ जाओ, थोड़ा पहले जल्दी सो जाओ, ईशा पढ़ते ही पढ़ाई करो। उस वक्त का अलार्म लगाया, सारा फ्लैट उठ गया, मैं नहीं उठा, ठीक है। फिर मर के जनाब नमाज से जब फजर दाखिल हो रही, चलो यार नियत की थी, अल्लाह ने नफल की तौफीक भी दे दी, ये एक फ़ायदा हो जाता था। लेकिन वो पढ़ के फिर बैठना और बैठे बैठे सो जाना, फिर अजान पे आँख खुली, हो नमाज का टाइम हो, चलो नमाज पढ़ के आते हैं, फिर जिथे दी। तो वो मेरी तरतीब ये थी, मेरी रूटीन ये थी कि मैं सुबह की नमाज के बाद
नाश्ता वाश्ता करके मैं पढ़ने बैठता था और उसके बाद मैं फिर असर तक तो नॉन स्टॉप चलता था, सिर्फ नमाज के लिए उठता था। कभी कोई 15-20 मिनट के लिए सुन्नत दर्जे में कैलुला करना हो तो, वरना ये एक बहुत बड़ी विंडो होती थी। फिर असर के बाद मैं हमेशा ग्राउंड में चला जाता, मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापस आया, फिर बैठ गया। खाने किसी ने पकड़ा दिया तो खा लिया, नहीं तो मांगा नहीं, घर पे भी, लेकिन वो फिर पकड़ के ले जाते थे, रोटी से खा ले। नमाज़ों के लिए उठता था सिर्फ, और रात को जब मुझे नींद आती थी फ़ौरन ऐसे ही झोंका हुआ रखा और सो गया। ये बता रहा हूँ आपको कि ये तकरीबन 13-14 घंटे निकल आते थे पढ़ने वाले, आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका प्रोडक्टिव टाइम जो है वो वही है जो आपका है। किसी से आपने ये टाइम नहीं बनवाना, जिस पे आप बेस्ट चलते हैं वही आपका टाइम है। वो आप अगर दिन में सही पढ़ते हैं, आप दिन में पढ़ें, उसकी अरेंजमेंट करें। यहाँ मसला है, घर चले जाएं, लाइब्रेरी में पढ़ें। आपको रात में पढ़ने से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होता है, दिन में नहीं पढ़ सकते आप, रात में पढ़ें। बस नमाज़ों का एहतमाम हो, नमाज़ों का औकात का ध्यान रखें, इशराक पढ़ के सो जाएं, फिर बेशक ज़ोहर से पहले उठ जाएं। आपकी रूटीन जैसी है, आपको जैसे कंफर्टेबल है, आप वैसे करिएगा, तजर्बे न कीजिएगा। सबसे अहम बात, आज डिसीजन ले लें, आपने घर पे रहकर पढ़ना है या आपने हॉस्टल में रह के पढ़ना है। ये जो आउट स्टेशन वाले हैं ख़ास तौर पे, ये अगर आज फैसला करेंगे हमने इधर पढ़ना है, 2 दिन यहाँ पे पढ़ाई नहीं होनी, तो कहना है चलो चलें घर, बैग उठाया और घर। वहाँ पहुँचे, 2-3 दिन वहाँ गुजरे, नहीं पढ़ा जा रहा, चलो बैग उठाओ और वापस चलें। तो 2-3 चक्कर में सारी छुट्टियाँ गई। प्लीज़ ये बात जहन में रखें, 2 से 3 दिन लग जाते हैं, 2-1 दिन तो लग जाते हैं टेम्पो बनते हुए। उसका हल आपको ये बताया है कि आपने अगर आज 6 तारीख है, आपका पेपर 7-8 को है, कहीं पूरा महीना है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह, आपने उसको प्लानर को आज 6 में बैठ के बनाए ना, तो 8 तारीख से बनाए। लेकिन इमीडिएटली आज ही जो प्लानर 8 तारीख का है उस पर शुरू कर दें पढ़ना। कल 7 में आपके प्लानर में कुछ नहीं होगा, आप 8 को कर रहे हैं, हो सकता है आप 7 में कर जाएं जो 8 का प्लान है, 9 वाला शुरू कर दें, क्योंकि पहले 2-3 दिन में निस्बतन थोड़ा स्लो होता है बंदा। और ये जो प्लानर है ना, इसका टिक होना बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और इसका टिक होना पासिंग की भी निशानी है। अगर ये टिक नहीं हो रहा, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो फिर डे एंड पे कैरी फॉरवर्ड ही पड़े होगे ना आपको, ठीक है। तो इसका हल ये है कि आप 2 दिन बाद का प्लानर बनाओ, अभी से पढ़ना शुरू करो, लेकिन फैसला आज करो, मरते मर जाना है। अगर फैसला कर लिया है तो यहीं बैठना है, फिर जो हालात है यहीं बैठना है। घर जाना है तो फिर घर जाना है, तो मेरी बात पूरी होने दें, फिर सवाल आपके, ठीक है। तो फिर चले जाना है, 2 से 3 दिन में चीज़ें सब सेटल हो जाएंगी, टेम्पो बन जाएगा। एक और मसला आएगा, हफ्ता 7-8 दिन लगातार पढ़ के मोनोटनी आ जाती है, कोई मसला नहीं है। 2-4-5 घंटे के लिए किताबों को साइड पे कर देना, और दिल बड़ा करेगा, किताबें, पढ़ाई, पेपर, कोई बात नहीं, निकल जाना, रिश्तेदारों की तरफ चले जाना, दोस्तों की तरफ चले जाना, ग्राउंड में चले जाना। 2-4-5-6 घंटे बाद रूटीन थोड़ी चेंज होगी, वापस आओगे, फिर इफेक्टिव। खामखा में जोर लगाओगे ना तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन वो इसलिए ये मोनोटनी उनको आती है जो 7-8, कोई हफ्ते बाद किसी को आ जाती है, किसी को 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो जो सही टिका के पड़ता है ये उनको आती है, ये नहीं मेरी तरह के बच्चे बैठे होते हैं जिनको हर रोज़ मोनोटनी हुई हो। मैं रोज़ मोनोटोन हो जाता हूँ, मैं रोज़ 5-6 घंटे ज़ाया करता हूँ, फिर मैं सही होता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा, मौका ये एक ही आपके पास, 1 महीना ये, फिर वापस नहीं आना, ठीक है। तो प्लीज़ इसमें खूब मेहनत कीजिएगा। और अब कुछ अहम गुजारिशात, ये सारी मेहनत 6 महीने, 4.5 महीने ये हो गए, 1.5 महीना अब आगे, मतलब पेपर का डाल के महीना छुट्टियाँ, ये सब चीज़ों का जो खुलासा, जो निचोड़ होता है, वो पर्चे के 3 घंटे 15 मिनट में निकलता है। तो सारी मेहनत एक तरफ हो जानी है अगर ये 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपने परफॉर्म ना किया। सबसे बड़ा मसला अहमद को क्या आता है, रात को जाग के रिवीजन कर लूँ, पता नहीं अकाउंटिंग में कौन सी रिवीजन करनी है इसने कि ये रात को जाग के पर्चा देगा, नहीं देगा। तो अहमद नहीं देगा तो आप भी नहीं देंगे जाग के पर्चा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे अकाउंटिंग के पर्चे के लिए है नींद, लेकिन ये प्रेप लीव में नहीं, जो 5-6 घंटे FR 1 को 5 घंटे एलोकेट किए हैं, सर ने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट नींद है, तो मैं वो 5 घंटे सो लेता हूँ। मैंने पेपर नाइट की बात की है, पेपर से एक दिन पहले आपकी नींद 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए। सुबह नाश्ता करके जाना, बंदे के बच्चे बनना, ठीक है, नफल पढ़ के अल्लाह से मांग के जाना, थोड़ा टाइम पे निकल जाना, कैलकुलेटर पेन पूरा करके जाना,
टाइम पे पहुंचना एग्जाम सेंटर में 2-4 मिनट। मैं अपना क्या बताऊं, अब मैं हमेशा ही 2 मिनट पहले पहुंचता था। उसका स्ट्रेस भी बंदा कैरी करता है। आप मेरी जो है ना वो कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। मैं क्लास में भी हमेशा भागम भाग आ रहा होता हूँ, कोई नहीं, ये गलत अप्रोच है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मसला नहीं होना चाहिए। आप 10 मिनट टाइम से पहले निकलिएगा, रिलैक्स होकर वहाँ पहुँचिएगा, वहाँ पे जाके थोड़ा रिलैक्स होइएगा, पेपर में आराम से जगह बैठे, ठीक है। तो नींद, टाइम से जाना, नाश्ता करके जाना है। पेपर के दौरान क्या करना है ये तो सब आपने कर लिया। पेपर के दौरान जो 15 मिनट रीडिंग टाइम है, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो नंबर 1, सिर्फ सबसे पहले सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है। पूरा पर्चा पढ़ने का फायदा ही कोई नहीं है, समझ ही कुछ नहीं आना। पूरा पर्चा 15 मिनट में मुश्किल पढ़ा जाएगा, क्या जहन में आना है, क्या याद रहना है, कुछ नहीं। सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है। इससे आपकी हार्ड डिस्क से रैम में उठ के चीज़ें आ जाएंगी जो आई हुई हैं, आपको नज़र आ जाएगा। कैश फ्लो आया है, इंशाल्लाह जो भी आया है आपका पर्चा पास होल्ला करे। कैश फ्लो आ गया जी, पीपी आ गया, ओए ये कहाँ से आ गया, अच्छा चलो नहीं आया, कैश फ्लो आया है। वो कहता है एनपीओ ना क्या है। नहीं देखो हमने तो तैयारी कर ली ना, अब ईपीएस को हमने कहा एक्सपेक्टेड नहीं है, ईपीएस आ गया, ओह चलो शुक्र है सर ने इसको भी टिका के। तो ये पता लग गया जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन 3 आए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जी मसलन ये करेक्शन ऑफ एरर का सवाल आ गया है जी, उसके बाद ये गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल आया हुआ है जी, ये एमसीक्यूज हैं 10, एक मोटा सा ओवरव्यू आ गया। अब मोटे से ओवरव्यू के बाद सुने बात, आपको ये पता लग गया क्या कुछ आया हुआ है, ये 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। फिर आपने नंबर 2 पे एमसीक्यूज को पकड़ना है, ठीक है। और जो आपके पास 14 मिनट बाकी हैं, 1 मिनट रिक्वायरमेंट पढ़ने पे लगाने के बाद, उन 14 मिनटों में आपने ये 9 से 10 एमसीक्यूज होंगे, इनको कोशिश करना है सॉल्व कर लें। अगर तो इजी एमसीक्यूज हैं और ये 7, 8, 9 मिनट में ही सॉल्व हो गए, 2-4 मिनट फिर बच गए हैं, तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन में जो सबसे छोटा सवाल हो उसको पकड़ के देखो। अगर तो बात समझ में आती क्या है तो उसको दोबारा पढ़ो, फिर सहबारा पढ़ो, अंडरलाइन करो, दिमाग में इसको प्लान कर लो। पूरा पर्चा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, ये 15 मिनट जाया हो जाएंगे। इससे फायदा क्या हुआ, आपने 10 नंबर के एमसीक्यूज, चलो 1-2 नहीं समझ आए तो 7 नंबर आपने कर लिए। अब पर्चा आते ही कितना टाइम लगेगा, आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर लेट्स से 6, आपने यूं लिखना है एमसीक्यू का जैसे 1 ऑप्शन ए, 2 आपने पहले देखा हुआ था ऑप्शन सी, पूरा लिखना है ऑप्शन, ठीक है। अब इस पे कितनी देर लगे होगी, ए बी सी भी लिख दो तो सही है, ऑप्शन ना भी लिखो तो ओके। अगर ऑप्शन लिखना तो फिर ऑप्शन पूरा लिख देना, मैं ये कह रहा हूं। अब इस पे कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट। नंबर 6-7 नंबर आपके पास आ गए, टाइम सेव हुआ। फिर एक छोटा सवाल जो आपने प्लान किया था, जब वो प्लान हो गया 6-7 नंबर का सवाल प्लीज, तो उसको आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे होगा क्या, आपको पहले आधे घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह होपफुली आप 20 मार्क्स के आसपास अपना पर्चा कर चुके होंगे। इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, और आपके सामने फिर बाकी टाइम में, फिर बाकी टाइम के अंदर भी मुश्किल सवाल जो नज़र आए उसको एंड पे रखना, आसान से मुश्किल की तरफ जाना, स्टार्ट से ही स्पीड को खींच के रखना है, ठीक है। बॉल पॉइंट चलता हुआ लेके जाना है, जो सारी प्रेप लीव में इस्तेमाल किया है, बॉल पॉइंट चलता हुआ लेके जाना है, 2, 3, 4 ले जाना, खत्म होने का डर होता है, ठीक है। हाँ, मार्कर यूज नहीं कर सकते आप, पेन एक ब्लैक यूज कर लीजिएगा बस, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद सुने और एंड तक आपने स्पीड जो है वो अच्छी रखनी है, प्लीज इसको ज़हन में रखिएगा। किसी सवाल पे ज़्यादा टाइम लगना दूसरे को ख़राब करेगा ही करेगा। तुम लोग बीच में सार करते हो, मुझे बात भूल गई आप, ठीक है। अब मेरे जहन के अंदर तो यही बातें थी। पेपर पूरा करने के बाद भी फिर अल्लाह का शुक्र करना है, खाम खा स्ट्रेस नहीं लेनी। वैसे तो IFR 1 का आखिरी पर्चा है, उसके बाद कुछ होना नहीं है, लेकिन बाकी पर्चों की स्ट्रेस भी इस पर ना आए, ठीक है। किसी पर्चे को, जो पर्चे से निकल आए, जो आपने करना था कर दिया, अल्लाह लिखे हुए को भी बदल सकते हैं, अल्लाह कादिर है। मैं बता रहा हूँ, अल्लाह की कुदरत पे ना शक किया करो, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अपने मांगने के ऊपर शक किया करो। तो आपने मेहनत भी की, एफर्ट भी की, पर्चा भी किया, अब जो हुआ उसको साइड पे रखो। फौरन आते साथ एक पर्चे के बाद घंटा 1.5-2 घंटे नींद ना भी आए, लेट जाओ, फिर उठो और अगले पर्चे को लग जाओ। भूल जाओ जो होना था हो गया, इंशाल्लाह वो भी पास होगा, ये भी पास होगा, ठीक है। अब मेरी तरफ से तो यही है, बाकी अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, और दुआएं हर वक्त ही आपके साथ हैं, लेकिन आपने मेहनत ज़रूर करनी है। और आप लोगों को मसला होगा तो मैं जूम मीटिंग में आऊँगा। ऑनलाइन वालों की जूम मीटिंग 1 हफ्ते से बंद है, बहुत माजरत चाहता हूँ, मैनेज नहीं हो पा रहा मुझसे टाइम,
तो मैं जल्दी आपको भी मिलता हूँ। और अगर इसके अलावा कोई सवाल अब होगा आप बच्चों का तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, इंडिविजुअली रुक के मुझसे कर लीजिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। भाई लास्ट डे रिवीजन का एक सवाल बच्चों ने पूछा है, तो लास्ट डे या 2 डेज में रिवीजन के अंदर आपका तरीका वारदात ये होना चाहिए कि आप कोई एक सवाल हर टॉपिक का कर लीजिएगा बड़े वाला, नॉट मोर देन दैट। नया सवाल करना तो मौत है, मौत। उस दिन नहीं करना, जो करना है पहले करो, उस दिन नहीं करना। नया सवाल पर्चे में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आखिरी दिन कौन करता है नया सवाल? कोई किया हुआ सवाल करो ताकि फॉर्मेट जहन में आ जाए। उसके बाद 1-2 सवाल वैसे ही तसल्ली के लिए, आपको तैयारी होती है उस दिन सिर्फ देख रहे होते हैं, ओपन करो सवाल, अच्छा ये एडजस्टमेंट है, ओके सोल्यूशन है, ठीक है। 2-3 सवाल ऐसे देख कर गुजरते जाओ, ये तसल्ली के लिए होता है कि वो आखिरी दिन में क्या करना है, ठीक है। तो बहरहाल बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको कामयाब करे।